अब अकेडमी के लोगों को विद्युत के साथ इतना बुरा बर्ताव करने के अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। उन्होंने उसे बिना किसी सबूत के सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि उस रात ओबेरॉय परिवार के ही मेंबर ने विक्रम की जान ली थी। विद्युत बेगुनाह साबित हो चुका था और वो ईगल ग्रुप में शामिल भी हो गया था। उसका फ्यूचर ब्राइट था। इतना ही नहीं, बल्कि अब विद्युत अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करने एक नई राह पर निकल पड़ा था। विद्युत आज बहुत खुश था। अब उसकी लाइफ में धीरे धीरे सब ठीक होने लगा था। विद्युत की बर्थडे पार्टी भी शाम को खत्म हो गई थी। कुछ वक्त बाद सभी वहां से चले गए। अब विद्युत को गांव जाने की परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए वो रात को जल्दी सो गया। अगली सुबह जब विद्युत उठा तो उसने देखा कि पंकज उससे मिलने उसके घर आया हुआ था। पंकज को देखकर विद्युत की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। सर आप यहाँ? विद्युत ने कहा। तभी पंकज मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। दरअसल मुझे अकेडमी की तरफ से तुमसे बात करने के लिए भेजा गया है। वो लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम बेकसूर हो। इतना कहने के बाद पंकज चुप हो गया और फिर थोड़ी देर बाद बोला, विद्युत एक बात और, अब अकेडमी ने तुम्हें 3rd फ्लोर की मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दे दी है। क्या सचमुच? विद्युत मुस्कुराते हुए बोला। उसे सुबह सुबह एक और नई खुशखबरी सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसकी बात सुनकर पंकज ने हंसते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद विद्युत रेडी होकर पंकज के साथ 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी में पहुंच गया। 3rd फ्लोर सबके लिए एक रहस्यमयी जगह की तरह था। वहां ज्यादातर स्टूडेंट्स को जाने नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि लाइब्रेरी के गेट को एक बड़े से ताले की मदद से बंद किया गया था, जिसे अकेले खोलना बहुत मुश्किल था। इसलिए पंकज के साथ वहां अकेडमी के 2 मेंबर्स और मौजूद थे। विद्युत ने जैसे ही उस बड़े से गेट को देखा तो उस पर बनी कारीगरी को देखकर वो हैरान रह गया। वो किसी पुराने जमाने के जादुई दरवाजे जैसा लग रहा था। विद्युत को एक पल के लिए लगा मानो वो उसे खोलने के बाद एक नई दुनिया में पहुंच जाएगा। पंकज ने जैसे ही अपने साथियों के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोला तो अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। विद्युत ने दरवाजा खोलते ही अपने कदम अंदर रखे तो वो वहां की दीवारों को देखकर हैरान रह गया। लाइब्रेरी की दीवार पर बड़े बड़े मार्शल आर्ट प्लेयर्स की तस्वीरें बनी हुई थी। उनमें से कुछ तस्वीरें तो ऐसी थी जिन्हें साफ साफ देख पाना मुश्किल था। विद्युत जिस तस्वीर की तरफ देखता वो अचानक जिंदा होती। ऐसा लग रहा था मानो तस्वीर में मौजूद मार्शल आर्ट प्लेयर अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। इतना ही नहीं, बल्कि वो प्लेयर्स अलग अलग टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे थे, जैसे ही फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक, पार्शियल विंड स्टांस टेक्निक, बर्निंग विंड स्टांस, टोर्नेडो स्टांस। विद्युत, यहाँ लाइब्रेरी में तुम्हें बहुत सी रहस्यमयी किताबें भी मिलेंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। अगर तुम इन धुंधली मार्शल आर्ट प्लेयर्स की तस्वीरों को देखकर कुछ सीख पाते हो तो ये तुम्हारे लिए और भी गर्व की बात होगी। 20 मिनट बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगेगा, पंकज ने कहा। पंकज की बात सुनकर अचानक विद्युत अपनी जगह पर खड़ा रह गया। 20 मिनट उसके लिए बहुत कम थे। उसने बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और फिर वो अपनी चमकती हुई आंखों से उन तस्वीरों को साफ साफ देखने लगा। इस दौरान पंकज और बाकी लोग बाहर खड़े हुए थे। इन पिक्चर्स में मार्शल आर्ट प्लेयर्स को अपनी टेक्निक्स परफॉर्म करता हुआ देखकर विद्युत ने टेक्निक्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करना शुरू कर दिया था, जिनसे वो घर जाकर उन टेक्निक्स को आसानी से सीख सकता था। विद्युत ने इसके साथ ही वहां रखी कुछ किताबों को भी पलक झपकते ही पढ़ लिया। ऐसे ही विद्युत ने दीवार पर बनी दूसरी मार्शल आर्ट प्लेयर की तस्वीर की तरफ देखा और फिर उसने उस टेक्निक को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। ये फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक है, विद्युत ने उस तस्वीर के नीचे लिखे हुए अक्षरों को पढ़ते हुए कहा। प्लेयर के मूव को देखकर विद्युत को अमन की याद आ गई, लेकिन अमन भी इस टेक्निक को भी अभी पूरी तरह सीख नहीं पाया था। इसके बाद विद्युत ने दूसरे प्लेयर की तस्वीर की तरफ देखा। उसे वो तस्वीर भी हिलती हुई नजर आ रही थी। ये वाली टेक्निक फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक से थोड़ी मुश्किल थी। विद्युत ने उस तस्वीर के नीचे लिखे अक्षरों को पढ़ा और कहा, ये तो टॉर्नेडो स्टांस टेक्निक है।
विद्युत को उन सभी टेक्निक्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेंटल और फिजिकल एनर्जी की जरूरत थी, जिसकी वजह से विद्युत काफी थका हुआ महसूस करने लगा था। देखते ही देखते विद्युत ने पार्शियल विंड स्टांस टेक्निक को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। विद्युत ने अब अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे अपने दिमाग पर एक दबाव सा महसूस होने लगा था। यह टेक्निक पिछली वाली 2 टेक्निक से कई गुना स्ट्रांग थी। विद्युत अब काफी थक चुका था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। वो चौथी टेक्निक को अपनी मेमोरी में स्टोर करने की हालत में नहीं था। इसलिए उसने लाइब्रेरी में ही एक खुली जगह पर खड़े होकर गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसने बेहतर महसूस करने के लिए एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। यहां वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। विद्युत के पास अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। उसके दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। आखिर में विद्युत ने बर्निंग विंड स्टांस टेक्निक को भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। इसके लिए विद्युत को अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ा, जिसकी वजह से वो थक कर जमीन पर बैठ गया। पंकज और बाकी सभी मेंबर्स इस वक्त लाइब्रेरी के गेट पर खड़े हुए थे। जैसे ही वक्त खत्म हुआ तो वो सब अंदर आ गए। अब वहां दीवार पर बनी तस्वीरों ने हिलना बंद कर दिया था। वो सब किसी आम तस्वीर जैसी लग रही थी। विद्युत को जमीन पर बैठा हुआ देखकर पंकज हड़बड़ाते हुए उसके पास आया और बोला, विद्युत, तुमने कौन सी टेक्निक सीखी? पंकज की बात सुनकर विद्युत ने अपनी नजरें झुका ली, जिससे वो समझ गया कि विद्युत किसी भी टेक्निक को सीख नहीं पाया है। लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था। वो जानता था कि यह सब कितना मुश्किल है। 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी को इतनी आसानी से सभी के लिए खोला नहीं जाता था। इसके 2 कारण थे। पहला, दीवारों पर बनी उन तस्वीरों को साफ साफ देखना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें देखकर किसी भी टेक्निक को पूरी तरह सीख पाना इतना आसान नहीं था। और दूसरा, इसके लिए किसी भी प्लेयर को सिर्फ 20 मिनट दिए जाते थे, जो कि एक टेक्निक को सीखने के लिए बहुत कम थे। माना विद्युत ने किसी भी टेक्निक को पूरी तरह नहीं सीखा था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से चारों टेक्निक्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लिया था, जिन्हें वो वक्त आने पर आराम से सीख सकता था। वैसे भी विद्युत अब जल्द ही ईगल ग्रुप में शामिल होने वाला था। पता नहीं अब दोबारा उसे लाइब्रेरी आने का वक्त मिलेगा भी या नहीं। इसलिए विद्युत ने बड़ी चालाकी से सभी टेक्निक्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। कुछ देर बाद विद्युत वापस अपने घर आकर चुपचाप गार्डन में बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मेंटल एनर्जी पर फोकस करने लगा। जैसे ही विद्युत को पहले से बेहतर महसूस होने लगा, तो वो उन चारों टेक्निक्स के बारे में सोचने लगा। विद्युत इन टेक्निक्स को आसानी से सीख सकता था। पहली और दूसरी टेक्निक विद्युत के मिस्टीरियस विंड पाम टेक्निक से भी आसान थी। तीसरी टेक्निक भी विद्युत जैसे तैसे सीख लेगा, लेकिन चौथी टेक्निक को सीखने के लिए उसे बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। उस टेक्निक में इतनी पावर थी कि वो किसी भी चीज को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। कुछ देर बाद विद्युत ने इम्यूनिटी पिल खा ली और फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक के बारे में सोचने लगा। ये टेक्निक इतनी आसान थी कि विद्युत को इसे सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये एक स्पोर्ट्स स्किल थी। विद्युत ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था, इसलिए विद्युत ने फ्लोइंग विंड स्टांस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। लेकिन विद्युत ये भी जानता था कि भले ही अभी उसे इन चारों टेक्निक्स से इतना फायदा ना हो, लेकिन फ्यूचर में ये उसके बहुत काम आ सकती थी। कुछ देर गार्डन में ही बैठकर रिलैक्स करने के बाद विद्युत अपने माँ बाबा के साथ अपने गांव फुबाला के लिए निकल पड़ा। 2 दिन बाद विद्युत दिल्ली शहर छोड़कर एक अनजान शहर जाने वाला था। विद्युत 1 साल पूरा होने से पहले ही ईगल ग्रुप का मेंबर बन चुका था, जो कि उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। विद्युत रास्ते में ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ अपने बीते दिनों को याद कर रहा था। जब उसने एकेडमी में अपने पहले कदम रखे थे, तब वो एक मामूली सा प्लेयर था, लेकिन 1 ही साल के अंदर वो येलो बेल्ट से सीधा ब्राउन बेल्ट पर पहुंच चुका था। विद्युत, अब तुम्हारे पास ब्राउन बेल्ट है। देखना, कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, भूषण ने विद्युत से कहा। उन्हें विद्युत पर गर्व था। गांव में कोई भी विद्युत जितना पावरफुल नहीं था। विद्युत जैसे ही अपने गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने आकर उसका स्वागत किया। पहले विद्युत कुछ नहीं था,
लेकिन अब वो सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। तभी अचानक निखिल ने पीछे से आकर विद्युत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या यार, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। निखिल भी गांव में विद्युत के साथ मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन अब विद्युत के पास ब्राउन बेल्ट थी। वो वहां का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर था। ज्यादातर प्लेयर्स जिन्हें भी दूसरे शहर एकेडमी में जाने का मौका मिलता था, उन्हें कुछ वक्त बाद ही वापस भेज दिया जाता था। या तो उन्हें वहां का माहौल पसंद नहीं आता था, या फिर वो उनमें इतना टैलेंट नहीं होता था। आज विद्युत का स्वागत करने के लिए सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए थे। सब आपस में बातें करते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक वहां कुछ गांव वालों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। गांव का एक लड़का खून से लथपथ भागता हुआ वहां आया और कांपती हुई आवाज में बोला, वो लोग फिर से यहाँ आ गए। ये सुनकर विद्युत ने कहा, कौन लोग? आखिर बात क्या है? तभी उस लड़के ने विद्युत को समझाते हुए कहा, शंकर के आदमी दोबारा हमें परेशान करने यहाँ आ गए। वो हम पर बहुत जुल्म करते हैं। आखिर कौन थे ये लोग जो गांव वालों को परेशान कर रहे थे? क्या विद्युत इसमें गांव वालों की कोई मदद कर पाएगा? क्या गांव वालों को कभी शंकर के जुल्मों से राहत मिलेगी? ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अचानक निखिल अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, शंकर के आदमी? विद्युत हड़बड़ाकर बोला। निखिल शंकर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। शंकर कई सालों से गांव वालों को परेशान करता आ रहा था। उसके आदमी कमजोर गांव वालों से हफ्ता वसूली का काम करते थे। इतना ही नहीं, वो उनके साथ मारपीट भी करते थे। शंकर और उसके आदमी बहुत स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से कोई उनके साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। पहले ये हफ्ता वसूली करते थे। विद्युत, बीते सालों में इन्होंने हमसे हमारे खेत तक हड़प लिए और अब इनकी नजरें हमारे घरों पर है। ये हमसे हमारा घर भी छीनकर हमारे सिर से छत तक छीनना चाहते हैं। निखिल ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है। पहले गांव वालों की मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब शंकर के आदमी हमें और परेशान नहीं कर सकते। विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इतना कहकर वो शंकर के आदमियों की तरफ बढ़ने लगा। विद्युत रुको, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वहां मौजूद सरपंच ने विद्युत को रोकते हुए कहा। माना कि विद्युत बहुत ताकतवर था, लेकिन गांव वालों को डर था कि वो अकेले इतने सारे गुंडों का सामना कैसे करेगा। लेकिन विद्युत भी कहां रुकने वाला था। विद्युत जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचा तो उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, बस बहुत हुआ। हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। विद्युत की ये बात सुनकर शंकर के एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये बच्चा ये बच्चा हमसे क्या लड़ेगा? इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। और फिर जैसे ही वो आदमी विद्युत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो विद्युत ने एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने पर एक जोरदार पंच मारा। ये देखते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जिससे शंकर के बाकी आदमी थोड़ा घबरा गए। और फिर उनमें से एक आदमी ने कहा, इस पर एक साथ मिलकर हमला करते हैं। अचानक उन गुंडों का झुंड विद्युत की तरफ बढ़ने लगा था। तभी निखिल ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अब वहां चारों तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। निखिल को जंग के मैदान में कूदता हुआ देखकर विद्युत ने उससे कहा, निखिल तुम पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट आए। इतना कहकर देखते ही देखते विद्युत ने हवा में उछलते हुए शंकर के उन आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्युत के एक ही अटैक में वो लोग हवा में उड़ते हुए दूर जमीन पर जाकर गिरे। कुछ ही मिनटों में शंकर के सभी आदमी जमीन पर दर्द से करहा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। यहाँ विद्युत अकेला खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने उन सबको पलक झपकते ही धूल चटा दी थी। ये देखने के बाद गांव वालों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। हमारा विद्युत कितना ताकतवर हो गया है, इसने इन गुंडों को मजा चखा दिया। एक गांव वाले ने खुश होकर कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ। विद्युत ने कहा, और फिर देखते ही देखते ये शंकर के आदमी वहां से दुम दबाकर भाग गए। विद्युत, शंकर हम सबसे बदला लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा। निखिल ने विद्युत से कहा। शंकर गांव का सबसे पावरफुल आदमी था। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो,
एक बार हम लोग उसका डटकर सामना करेंगे तो वो दोबारा गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगा और हमें उनसे बचने की या डर कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उन पर अटैक कर सकते हैं। हमें इस तरह डर डर कर जीने की जरूरत क्या है? क्यों ना हम उनका डटकर सामना करें? हमें उन सबको सबक सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्युत के कहे गए इन शब्दों ने सबको हैरान कर दिया था। तो तुम उन लोगों पर हमला करने की बात कर रहे हो? अचानक निखिल ने डरते हुए एक कांपती हुई आवाज में कहा। नहीं नहीं, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। उन सब के हिसाब से वो सब लोग उन गुंडों को नहीं हरा सकते थे। उन्हें लगता था कि वो उन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके पास सिर्फ यही रास्ता था कि वो किसी न किसी तरह खुद को बचा ले। वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उनमें से कोई भी उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक विद्युत ने एक कॉन्फिडेंट सी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करो और सब मुझ पर छोड़ दो। विद्युत की बात सुनते ही सब दंग रह गए। सब बहुत इंप्रेस होकर विद्युत को देख रहे थे। पलक झपकते ही उसने छत पर छलांग लगाई और वो वहां से कहीं गायब हो गया। न जाने विद्युत खुद को समझता क्या है, देखना ये सबकी जान खतरे में डाल लेगा, एक आदमी बोला। इस वक्त निखिल और भूषण दोनों ही बहुत डरे हुए से दिखाई देने लगे थे। वो यही सोच रहे थे कि विद्युत कैसे उन लोगों का सामना करेगा। उन्हें ये सोच सोच कर ही डर लग रहा था कि वो लोग विद्युत की क्या हालत करेंगे। इसका पीछा करना होगा, इसे रोकना होगा, निखिल और भूषण दोनों एक तेज आवाज में बोले। हालांकि पूरे गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो विद्युत का पीछा कर सके। अगर निखिल की बात की जाए तो निखिल की स्पीड विद्युत की आधी स्पीड के बराबर भी नहीं थी। दूसरी तरफ विद्युत ने अपनी लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो इस वक्त वहां मौजूद पेड़ों पर लटकता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इस तरह छलांग मार रहा था जैसे कोई बंदर हो। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके पैर जमीन तक को नहीं छू रहे थे। कभी वो एक पेड़ पर दिखाई देता तो पलक झपकते ही वो दूसरे पेड़ पर होता। विद्युत लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक के पीक लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन जब उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उसने इसके साथ ही फ्लोइंग विंड स्टांस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। इन दोनों टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करते ही विद्युत को अपने शरीर में कुछ बदलाव नजर आए। उसका शरीर अब पहले से भी और लचीला हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो तेज हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता हो। विद्युत ने महसूस किया कि इसका शरीर पहले से भी हल्का हो चुका है और तो और अब वो पहले से भी ऊंची ऊंची छलांग मार पा रहा था। पलक झपकते ही उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। विद्युत को खुद नहीं लगा था कि लाइटली फ्लोटिंग विंड स्टांस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। वो अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता था। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस टेक्निक का उसके शरीर पर असर बहुत ही अच्छा हुआ था। कुछ देर बाद यहाँ फुबाला गांव में पंचायत बैठी हुई थी। तभी सरपंच से एक आदमी ने रोते हुए कहा, मुखिया जी, देखिए इस गांव के एक लड़के ने मेरे भैया को कितनी बुरी तरह मारा है। एक बूढ़ा आदमी जो कि एक लकड़ी की कुर्सी पर एक लाठी लेकर बैठा हुआ था, उसने एक तेज आवाज में कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमियों पर हाथ उठाने की। ये सब बोलते हुए गांव का मुखिया सरपंच अपने हाथ में एक चाय का प्याला लिए हुए था, जिसे वो चाय की चुस्कियां लेते हुए ये सब कह रहा था। ये बूढ़ा आदमी काफी सालों से इस गांव का सरपंच था। इस गांव में हर फैसला लेने का हक इसी आदमी को था और जो कोई भी इस आदमी के फैसले के खिलाफ जाता उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता। ये सरपंच एक मणिपुरी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था और इसके लिए विद्युत के परिवार को खत्म करना किसी चींटी को कुचलने की तरह ही आसान था। आज जिन लोगों को विद्युत ने मारा था वो लोग भी इसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। अचानक उनमें से एक आदमी रोते हुए सरपंच से बोला, देखो मुखिया जी, आपको हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। उस लड़के ने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा है। उस लड़के ने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप उसका क्या हश्र करेंगे। तभी एक छोटे कद के आदमी ने एक तेज आवाज में मुखिया से कहा, देखो मुखिया जी, उस लड़के के परिवार को कह दो कि अगर एक दिन में उस लड़के ने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो
इससे आगे कि वो आदमी आगे कुछ कहता, उसने खुद को चुप रखना ही बेहतर समझा। हाँ, हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। अचानक सब लोग खुश होकर उस आदमी की बात से सहमति जताते हुए बोले। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी सबने देखा कि गांव में एकदम से हड़कंप मच गया है और अचानक से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। देखो, वो लड़का यहां भी पहुंच गया। मुखिया जी, अब आप ही कुछ करिए। इस वक्त इस गांव का मुखिया कैलाश सरपंच घर के अंदर बैठा हुआ था। उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि उसकी पंचायत का हिस्सा थे। अचानक उनमें से ही एक दुबले पतले से आदमी ने सरपंच से कहा, मुखिया जी, इस लड़के की रफ्तार तो सच में बहुत तेज है। वो यही आ रहा है। अचानक कैलाश ने उदास होकर कहा, इतना टैलेंटेड लड़का आखिर अब तक कहां था? विद्युत बड़ी ही तेजी से सरपंच के घर की ओर बढ़ रहा था। वहां आसपास के सभी लोग विद्युत की रफ्तार देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने आज से पहले किसी को इतनी तेज रफ्तार में भागते हुए नहीं देखा था। तभी उस सरपंच ने कुछ सोचते हुए कहा, इस लड़के की रफ्तार सच में बहुत तेज है। मैंने आज तक इससे ज्यादा काबिल लड़का नहीं देखा। उस सरपंच के सिर पर बहुत से सफेद बाल थे। उसकी उम्र भी काफी ज्यादा थी। अपनी पूरी उम्र में उसने विद्युत जैसे लड़के के बारे में नहीं सुना था। जैसे ही उसने विद्युत की रफ्तार के बारे में सुना तो वो दंग रह गया। उसने एक शांत एक्सप्रेशंस के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? फिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ तो करना होगा। गांव के आधे से ज्यादा लोग वही जमा थे। इस गांव में हमेशा से ही लोगों के साथ भेदभाव होता आया था। विद्युत के परिवार को भी कभी वो इज्जत नहीं मिली थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। शंकर और उसके लोग हमेशा सिर्फ यही चाहते थे कि उनके परिवारों के बच्चे ही आगे जाएं। अचानक वहां मौजूद लोगों ने विद्युत को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। वो सब एकजुट होकर विद्युत के आने का इंतजार करने लगे। इस वक्त वहां गांव के 80% लोग जमा हो चुके थे और ये सभी विद्युत पर मिलकर वार करने वाले थे। क्या आज विद्युत इन सभी गांव वालों को सबक सिखा पाएगा? आखिर सरपंच किसके हित में फैसला लेगा? क्या इस गांव में ऐसे ही लोगों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। विद्युत अब शंकर के एरिया में पहुंच चुका था। उसके घर के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि शंकर और उसके आदमी इस वक्त अंदर ही है। ये देखकर विद्युत ने कहा, अच्छा, तो तुम सब यहां जमा हो। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तुम सब मुझे एक साथ ही मिल गए। तुम सब ने एक जगह जमा होकर मेरा काम और भी आसान कर दिया है। इसके बाद अचानक वो शंकर के घर की छत पर चढ़ गया। ऊपर हलचल होती हुई देखकर सब लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। आवाज सुनते ही सब आपस में बातें करने लगे। जरूर ये वही लड़का होगा, मैंने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा था, एक आदमी ने कहा। शंकर का घर गांव के किनारे पर था। विद्युत इतनी जल्दी वहां भी आ पहुंच गया था। अचानक से छत से एक तेज आवाज आई। आवाज को सुनते ही सब छत की ओर देखने लगे। देखते ही देखते छत के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद होने लगा था। उन्होंने देखा कि विद्युत छत को चीरते हुए नीचे आ रहा था। अचानक विद्युत शंकर के घर के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। विद्युत इस वक्त घर के बीचों बीच खड़ा हुआ था, जिस वजह से उसे सब लोग अच्छी तरह नजर आ रहे थे। उन लोगों को देखते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे मानो वो लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए हो। विद्युत को देखते ही शंकर हैरान रह गया। वो उसे अच्छी तरह जानता था। विद्युत गांव का एक दुबला पतला सा लड़का हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। तभी शंकर कॉन्फिडेंट सी आवाज में हंसते हुए बोला, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। वो सब ये सोच सोच कर ही खुश हो रहे थे कि अब इतने सारे लोगों के बीच विद्युत की क्या हालत होगी। उन्हें एक पल के लिए विद्युत पर तरस भी आने लगा था। वैसे तुम बहुत ताकतवर लगते हो, तुम्हारी उम्र भी काफी कम है। वहां मौजूद एक आदमी विद्युत से बोला। वो लोग विद्युत को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे।
उन्हें लगता था कि ऐसे वो लोग विद्युत को आसानी से हरा सकते थे। अगर विद्युत दरवाजे से अंदर आता तो उनके लिए विद्युत का सामना कर पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज थी। तभी अचानक विद्युत सब लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम सब अभी तक समझे नहीं हो कि यहाँ शिकार मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे सबक सिखाता है, वहां मौजूद एक आदमी ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा। कि तभी दूसरा आदमी विद्युत पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, इस पर चारों तरफ से अटैक कर दो। एक और आदमी चिल्लाते हुए बोला। फिर देखते ही देखते सबने अपने अपने हाथों में हथियार उठा लिए और विद्युत को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन सबको भी मार्शल आर्ट की काफी टेक्निक्स आती थी। उनमें से कुछ टाइगर फिस्ट टेक्निक, फ्लाइंग क्लाउड लेग टेक्निक, तो वही कुछ स्टोन शैटरिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए विद्युत पर अटैक कर रहे थे। पहले कम से कम 6 लोगों ने विद्युत पर एक साथ अटैक किया, लेकिन विद्युत पर उनके अटैक का कोई असर नहीं हुआ। शंकर के 2 आदमी इस वक्त दरवाजे पर खड़े हुए थे ताकि विद्युत वहां से बचकर भाग ना जाए, लेकिन शायद वो दरवाजे उन्हें अपने भागने के लिए ही खोलने पड़े, क्योंकि विद्युत अब उन सबको सबक सिखाने वहां पहुंच चुका था। हैया हैया! सब लगातार विद्युत पर अटैक कर रहे थे कि तभी विद्युत ने कहा, मेटल वॉल रिबाउंड टेक्निक। इतना कहते ही विद्युत की बॉडी मेटल के एक शील्ड से कवर हो गई। उसके हाथ लोहे जितने मजबूत हो चुके थे, जिसकी वजह से उस पर अब उन आदमियों के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन आदमियों ने विद्युत पर अटैक करना शुरू किया तो अचानक उनकी हड्डियां टूटने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। देखते ही देखते वो 6 आदमी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। ये सब देखकर शंकर और उसके बाकी आदमी हैरान रह गए थे। उसके 20 आदमियों ने विद्युत पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर दिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। विद्युत ने एक एक करके सबको धूल चटा दी। इस छोटे से लड़के ने ऐसा कैसे किया? शंकर ने गुस्से से कहा। कि तभी विद्युत शंकर और उसके 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया। शंकर, तुम्हें तो अपने गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने सरपंच होने का नाजायज फायदा उठाया है। तुम्हें भी सजा मिलनी ही चाहिए। विद्युत को इस वक्त शंकर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर शंकर ने गांव वालों की मजबूरियों और दुखों को समझा होता तो उसके आदमी कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन शंकर शुरुआत से ही गांव वालों को दुखी करता आया था। विद्युत की आंखों में गुस्सा देखकर शंकर डरा सहमा सा उसके पास आया और बोला, विद्युत देखो, हम बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसे विद्युत की ताकत देखकर डर लगने लगा हो। वो जानता था कि अगर विद्युत ने उस पर अटैक किया तो वो उसका एक अटैक तक नहीं सह पाएगा। उसमें विद्युत के साथ लड़ने की ताकत तक नहीं थी। शंकर, तुम खुद को यहाँ के राजा समझते हो। तुमने हम पर बहुत जुल्म कर लिए, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर तुमने दोबारा मेरे गांव के लोगों को परेशान किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, विद्युत ने कहा। विद्युत के इतना कहते ही शंकर को उस पर गुस्सा आ गया और वो अचानक उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसने जैसे ही विद्युत के सीने पर पंच मारने की कोशिश की तो उल्टा उसके हाथ की हड्डी चटक गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। मेरा हाथ! शंकर बोला। अब उसे विद्युत की ताकत का अंदाजा हो गया था। शंकर घुटनों के बल विद्युत के पैरों के सामने बैठ गया। ये देखकर विद्युत ने कहा, तुम लोगों के पास सिर्फ एक दिन है। ये गांव छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विद्युत का बचपन गांव में ही बीता था। वो शंकर और उसके आदमियों की रग रग से वाकिफ था। शंकर ने गांव वालों पर जितने जुल्म किए थे उसके मुकाबले उनके लिए ये सजा बहुत ही छोटी थी। मैं अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विद्युत शंकर की बात सुनकर हैरान था। अब उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। भला शंकर इतनी आसानी से गांव छोड़कर कैसे जा सकता था? तभी शंकर, जो कि विद्युत के पैर पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ था, उसने अचानक विद्युत पर अटैक कर दिया।
और उसके बगल में खड़े उसके दोनों बॉडीगार्ड्स भी विद्युत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। विद्युत इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शंकर का एक पंच उसे मुंह पर जा लगा। तभी विद्युत ने देखा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। तुम्हें क्या लगा तुम हमें गांव छोड़कर जाने के लिए कहोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? अचानक शंकर हंसते हुए बोला और फिर उसने विद्युत पर दोबारा अटैक किया, लेकिन इस बार विद्युत उसके झांसे में नहीं आने वाला था। विद्युत ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। शंकर और उसके बॉडीगार्ड्स अब विद्युत को छू तक नहीं पाए। तभी विद्युत अचानक दोबारा पूरी रफ्तार के साथ आकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वक्त उल्टा चलने लगा हो। ये देखकर अब शंकर और उसके आदमियों के पसीने छूटने लगे थे। इससे बचना तो नामुमकिन लगता है। इतना कहते ही शंकर चुप पड़ गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत को देख रहा था। अब उसे अंदाजा हो गया था कि विद्युत उन लोगों से कई गुना ताकतवर है और वो लोग चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। विद्युत लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक के साथ लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसने इन दोनों टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी। पूरे फुबाला गांव में उस जितना ताकतवर मार्शल आर्ट प्लेयर कोई नहीं था। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें सिर्फ गांव से जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें अब भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। विद्युत ने शंकर को घूरते हुए देखा और कहा। अभी कुछ सेकंड पहले ही शंकर और उसके साथियों ने मिलकर विद्युत को मारने की कोशिश की थी। अगर वो ताकतवर नहीं होता तो शायद कब का अपनी जान से हाथ धो बैठता। शंकर और उसके आदमियों को विद्युत से डर लगने लगा था। अपनी जान खतरे में पाकर शंकर ने वहां से दुम दबाकर भागना ही बेहतर समझा। उसने 2 कदम विद्युत की तरफ बढ़ाए, जिससे लग रहा था मानो वो विद्युत पर दोबारा अटैक करने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं था। 2 कदम आगे बढ़ते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, अपनी जान बचाकर भागो। उसके इतना कहते ही वो उल्टे पांव पीछे के दरवाजे से बाहर भागने लगा। शंकर को भागता हुआ देखकर उसके दोनों बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगे थे। तुम लोग ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। विद्युत ने इतना कहकर हवा में अपने हाथ को घुमाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते उसने हवा में अटैक किया, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक बार फिर वो चमकदार रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी तीनों डायरेक्शंस में फैल गई और शंकर और उसके आदमियों का पीछा करने लगी। जैसे ही वो रोशनी शंकर से टकराई तो अचानक शंकर को अपने सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ। उसके दोनों बॉडीगार्ड्स की हालत भी उसके जैसे ही थी। शंकर ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और हैरान होते हुए विद्युत की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत ने इतनी दूर खड़े होकर उसे बिना छुए ही उस पर अटैक कर दिया था। अब शंकर खांसने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। अचानक वो तीनों जमीन पर गिर गए। विद्युत ने इस बार स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो लोग उसका अटैक झेल नहीं पाए और देखते ही देखते उनके दिल की धड़कनें थम गई और उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। अगर शंकर विद्युत की बात मान लेता तो आज उसके साथ ये सब नहीं होता। विद्युत ने पलक झपकते ही उन तीनों को अपने एक अटैक से मौत के घाट उतार दिया था। किसी भी ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन विद्युत ने अपनी स्पीड और शक्तियों से पलक झपकते ही अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया था। विद्युत ने अब गांव वालों को शंकर के जुल्मों से आजाद कर दिया था। अब वो एक नए सफर पर निकलने वाला था। कैसा होगा विद्युत का ये नया सफर, जानने के लिए सुनते रहिए। शंकर का खात्मा करने के बाद उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए शंकर को ही देख रहे थे। उसकी मौत के बाद उनके लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए विद्युत की तरफ देखा और कहा, हमें छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लोग अब विद्युत के साथ कभी फाइट नहीं करना चाहते थे। विद्युत ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप दरवाजे की तरफ देखने लगा। विद्युत ने दरवाजा खोलने की भी मेहनत नहीं की। उसने अपनी शक्तियों के पलक झपकते ही दरवाजे को 2 टुकड़ों में बांट दिया और फिर वो चुपचाप वहां से बाहर चला आया।
अब गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों ने जैसे ही शंकर के घर के अंदर कदम रखे तो वो लोग हैरान रह गए। निखिल जैसे ही वहां पहुंचा तो हैरान होते हुए विद्युत की तरफ देखने लगा। शंकर और बाकी लोगों की ऐसी हालत देखकर गांव वालों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी विद्युत ने कहा, अब अगर किसी ने भी गांव वालों को परेशान करने की हिम्मत की तो उसका यही हश्र होगा। विद्युत की आवाज किसी दहाड़ते हुए शेर की तरह लग रही थी, जिसे सुनने पर सब कांप उठे। अब अगर किसी ने भी गांव वालों की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम सब जानते थे। अगर विद्युत गांव के मुखिया शंकर और उसके आदमियों का ये हाल कर सकता था तो वो न जाने दूसरों की क्या हालत करेगा। कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। अब विद्युत पूरे गांव का रखवाला बन चुका था। इतनी बड़ी मुसीबत को जड़ से खत्म करने के बाद विद्युत निखिल के साथ गांव की छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने निकल पड़ा। विद्युत ने इस गांव में अपना बचपन बिताया था। उसे यहाँ के लोगों से बहुत लगाव था। अब विद्युत के पास शक्तियों के साथ साथ ताकत भी थी। उसे किसी का डर नहीं था। गांव में एक दिन बिताकर उनकी परेशानियों को खत्म करने के बाद विद्युत रात को अपने दादा दादी से मिलने के बाद अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस शहर आने के लिए निकल पड़ा। गांव वाले विद्युत से बहुत खुश थे। वो उसे वही अपने पास रखना चाहते थे ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। लेकिन विद्युत का कुछ और ही प्लान था। वो अब दिल्ली शहर के बाद दूसरे शहरों में भी घूमना चाहता था। उसे अपनी इन चमकती हुई आंखों से पूरी दुनिया को देखना था। सुबह तक विद्युत दिल्ली शहर वापस पहुंच गया। वो कल इस शहर को भी छोड़कर एक नए शहर जाने वाला था। वहां जाने से पहले विद्युत ने जरूरी सामान पैक कर लिया, जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स, इम्यूनिटी पिल्स, कुछ ऐसी किताबें जिनकी उसे वहां जाकर जरूरत पड़ने वाली थी। विद्युत ने अपने लिए नए नए कपड़े भी रख लिए। इसके साथ ही उसने अपने सूटकेस में अपने माँ बाबा की एक छोटी सी तस्वीर को भी रख लिया था, जिसे वो उनकी याद आने पर देखा करेगा। सामान पैक करते हुए विद्युत ने ज्योति से कहा, माँ, मेरा तीर कमान कहाँ रखा है? मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। विद्युत की बात सुनकर ज्योति उसके कमरे में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर उसके पास आई और बोली, ये लो, ये तुम्हारे लिए है और ये चिट्ठी पंकज सर तुम्हारे लिए देकर गए हैं। माँ, इस बॉक्स में क्या है? विद्युत ने हैरान होते हुए पूछा। तभी ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते? यह विद्युत का बर्थडे प्रेजेंट था जो पंकज ने उसे दिया था। विद्युत उस लेटर को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि विद्युत, तुम अब दूसरे शहर जाने वाले हो। ये तीर कमान मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। ये हमारे परिवार की धरोहर है। मैं आज इसे तुम्हें देना चाहता हूं। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लो। तो उसमें एक सोने की परत चढ़ा हुआ चमकदार तीर कमान था। इसके साथ साथ उसमें बहुत से अलग अलग डिजाइन के तीर भी रखे हुए थे, जिसे देखते ही विद्युत की आंखों में चमक आ गई। ये तो मेरे तीर कमान से भी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे वहां इस तीर कमान की जरूरत पड़ेगी। पंकज सर, आपने अब तक मेरी बहुत मदद की है। विद्युत मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला। विद्युत तीर कमान को इस्तेमाल करने के लिए इतना एक्साइटेड था, इसलिए वो सीधा अपने गार्डन में पहुंच गया। उसने फ्लोइंग मैच्योर आर्चरी स्किल को याद किया और देखते ही देखते उसने आंखें बंद करके पेड़ पर लगे सेब पर निशाना लगा दिया। उसने जैसे ही तीर को हवा में छोड़ा तो वो तीर सीधा सेब पर जाकर लगा और सेब पलक झपकते ही जमीन पर टूटकर गिर गया। ये देखकर विद्युत बहुत खुश था। मुझे और भी बहुत सी तीरंदाजी की टेक्निक सीखनी होगी, विद्युत ने कहा। विद्युत ने अब अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वो कल सुबह इस शहर को छोड़कर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आज रात वो अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता था। अपने माँ बाबा के साथ वक्त बिताने के बाद विद्युत रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह वो और शिवन्या एक नए सफर के लिए निकल पड़े। वो लोग इस वक्त रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे। ट्रेन को आने में अभी वक्त था। कुछ देर बाद एकेडमी के सब लोग भी वहां पहुंच गए। वो सब लोग विद्युत और शिवन्या के लिए बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब यहां से उन दोनों की जिंदगियां बदलने वाली थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे
कि तभी अचानक एक नीले रंग की रोशनी हवा में दिखाई दी और फिर अचानक प्रणव वहां आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रणव वहां पहुंचा कैसे। इसके बाद उसने विद्युत के पास आकर कहा, शिवन्या, विद्युत, 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम लोगों को मेरे साथ ईगल ग्रुप यानी कि हमारी एकेडमी चलना होगा। अब तुम लोग मेरे साथ बैंगलोर में रहोगे। प्रणव की बात सुनकर शिवन्या और विद्युत ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उनके सामने खड़ा प्रणव ईगल ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर्स में से एक था। उसका मुकाबला तो एकेडमी के बड़े बड़े मार्शल आर्ट प्लेयर्स या उसके हेड तक नहीं कर सकते थे। शिवन्या के दादाजी भी इस वक्त वहां खड़े होकर शिवन्या को देख रहे थे। उन्होंने अपने एक हाथ में उसका सूटकेस उठाते हुए कहा, शिवन्या, तुम्हें वहां जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने परिवार का नाम रोशन करना। ठीक है दादाजी, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लाते हुए बोली। तभी दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जब मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लिया करना। विद्युत भी जाने से पहले अपने माँ बाबा के गले मिला और फिर अपना सामान उठाकर ट्रेन में आकर बैठ गया। उनके लिए यह सफर थोड़ा लंबा होने वाला था। देखते ही देखते ट्रेन चल पड़ी। विद्युत और शिवन्या ने अपने अपने परिवार वालों को अलविदा कहा और फिर उनका नया सफर शुरू हो गया। विद्युत और शिवन्या इस सफर में बहुत एंजॉय करते रहे थे। प्रणव उन्हें नई नई चीजों के बारे में बता रहा था। विद्युत को प्रणव बहुत स्ट्रांग लग रहा था। वो न जाने उसे देखकर क्या सोच रहा था। वो जब भी प्रणव को देखता तो उसे खुद पर एक अनजान सा प्रेशर महसूस होने लगता। माना प्रणव ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर था, लेकिन उसने अब भी प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया था। उसे देखकर वो विद्युत मन ही मन सोच रहा था कि अगर प्रणव इतना स्ट्रांग है तो न जाने लगातार प्रैक्टिस करते रहने पर वो और कितना स्ट्रांग हो जाएगा। विद्युत बिना पलकें झपकाए प्रणव को ही देखता जा रहा था कि तभी प्रणव ने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अभी हमें बैंगलोर पहुंचने में कुछ घंटे और लगेंगे। क्या तुम्हें मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं? अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हो। इतने बड़े मार्शल आर्ट प्लेयर से सवाल करना विद्युत और शिवन्या के लिए बहुत बड़ी बात थी। दोनों को प्रणव से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था। अचानक उन दोनों की आंखों में चमक आ गई कि तभी विद्युत ने कहा, मुझे होली मार्शल पाथ के बारे में जानना है। विद्युत के मुंह से ये शब्द सुनकर प्रणव उसे समझाते हुए बोला, होली मार्शल पाथ तक पहुंचना आसान बात नहीं है। इसके लिए एक प्लेयर के पास ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक बेल्ट होने के बाद भी कई प्लेयर्स यहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं भी अभी अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन किताबों के अनुसार अगर कोई होली मार्शल पाथ तक पहुंच जाता है तो उस मार्शल आर्ट प्लेयर की बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ जाती है। तुम्हें वक्त के साथ साथ सब समझ आ जाएगा। उम्र बढ़ने वाली बात सुनकर विद्युत दंग रह गया था। उसे अचानक बर्निंग विंड स्टांस टेक्निक का ख्याल आया। तभी प्रणव ने विद्युत की तरफ देखते हुए आगे कहा, जो भी मार्शल आर्ट प्लेयर्स होली मार्शल आर्ट पाथ तक पहुंच जाते हैं उन्हें जीनियस मार्शल आर्ट प्लेयर की कैटेगरी में गिना जाता है। तुम्हें ईगल एकेडमी में ऐसे बहुत से प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद विद्युत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वो दोनों एक एक करके प्रणव से सवाल कर रहे थे। ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद प्लेयर्स की बॉडी में बहुत से बदलाव आते हैं। अगर किसी को होली मार्शल पाथ पर चलना है तो उसे शुरुआत से ही अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखना होगा, तभी आगे चलकर उसे एक बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर बनने में आसानी होगी, प्रणव ने कहा। विद्युत प्रणव की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखते ही देखते वो लोग बैंगलोर के स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन जैसे ही रुकी तो प्रणव ने कहा, हमारी मंजिल आ गई। इसके बाद वो लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर गए कि तभी प्रणव ने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें वहां पहुंचना है। अभी तक वो लोग ईगल एकेडमी तक नहीं पहुंचे थे। विद्युत अपनी शक्तियों से घाटियों में बनी उस बड़ी सी मंजिल को साफ साफ देख पा रहा था। अब इससे आगे वो लोग कार में सफर करने वाले थे।
ये कार ईगल ग्रुप के हेड ने उनके लिए भिजवाई थी। कुछ देर बाद वो लोग जैसे ही ईगल एकेडमी की बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहां उन्हें बहुत से मार्शल आर्ट प्लेयर्स दिखाई दिए। शहर में रहने वाले ज्यादातर मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स के पास ऑरेंज या फिर ग्रीन बेल्ट्स थी। एकेडमी की बिल्डिंग दिखने में किसी जादुई जगह की तरह लग रही थी। विद्युत की पुरानी एकेडमी को इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता था। विद्युत और शिवन्या अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कैसा होगा विद्युत का ये नया सफर? न जाने अब इस नए सफर में विद्युत को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जानने के लिए सुनते रहिए महामानव। ईगल एकेडमी की बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि उसमें दिल्ली शहर की 4 एकेडमियां समा सकती थी। एकेडमी को देखकर विद्युत और शिवन्या के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्होंने जैसे ही गेट के बाहर कदम रखे तो गार्ड्स ने दरवाजा खोला। तभी विद्युत ने एक गार्ड की बेल्ट देखते हुए कहा, यहाँ के गार्ड्स के पास भी ग्रीन बेल्ट है? एक छोटे से गांव से इतनी बड़ी जगह पर आना विद्युत के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। ये रही ईगल एकेडमी। अब यहां से तुम लोगों को ट्रेनिंग विला ले जाया जाएगा। यहां सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रणव ने कहा। वो लोग जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही विद्युत और शिवन्या के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वहां कदम रखने के बाद विद्युत ने महसूस किया कि वहां पर सभी प्लेयर्स के पास ग्रीन बेल्ट है। इतना ही नहीं, बल्कि विद्युत ने देखा कि वहां खड़े आपस में कुछ प्लेयर्स बातें कर रहे थे जिन्होंने इस वक्त ब्लैक बेल्ट पहनी हुई थी। वहां ऑरेंज बेल्ट से नीचे कोई प्लेयर नहीं था। थोड़ी देर बाद प्रणव उन दोनों को ट्रेनिंग विला की तरफ ले आया। वहां एक बड़ा खुला सा मैदान था जहां पर चारों तरफ धूल ही धूल और कीचड़ था। वहां 10 बड़े बड़े रूम्स और बहुत से टेंट रूम्स भी थे। अब से तुम लोग यही रहोगे। ये जगह हमारे डैड शिवा सर ने तैयार की है ताकि वो मार्शल आर्ट प्लेयर्स के अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल सके, जिससे हमें बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स मिल सके। हम लोग इस गंदगी में रहेंगे? शिवन्या हैरान होते हुए मन ही मन बोली। वहां दूर दूर तक कीचड़ से भरा एक मैदान था। चारों तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ था। वहां कदम रखते ही शिवन्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था क्योंकि उसे वहां से बहुत बदबू आ रही थी। तो ये है दिल्ली शहर के 2 बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स। अचानक वहां एक सफेद दाढ़ी वाले आदमी ने आते हुए कहा। उसने भी इस वक्त ब्लैक बेल्ट पहनी हुई थी। उसकी आवाज सुनकर प्रणव पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, संकल्प सर, आप यहाँ? संकल्प इस वक्त मुस्कुराते हुए शिवन्या और विद्युत की तरफ देख रहा था। विद्युत ने जैसे ही संकल्प की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। संकल्प भी प्रणव की तरह ही ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर था, और तो और वो इतना ताकतवर था कि उसने विद्युत को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि विद्युत की इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। उन्हें देखकर विद्युत एक बात तो समझ गया था कि ईगल एकेडमी में उसका सामना एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट प्लेयर से होने वाला था। सभी मार्शल आर्ट प्लेयर्स के पास हायर बेल्ट्स थी। उन दोनों को एक साथ देखने पर विद्युत को खुद पर एक अलग सा प्रेशर महसूस होने लगा। तभी संकल्प ने कहा, इससे मिलो, ये आलोक है। मैं इसे मुंबई शहर से लाया हूं। इसकी उम्र 15 साल है और इसके पास ब्राउन बेल्ट है। ये मुंबई शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। आलोक इस वक्त संकल्प के बगल में ही खड़ा हुआ था। वो मुंबई शहर की एक एकेडमी में मार्शल आर्ट सीखता था। उसे भी संकल्प ने ईगल ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए चुना था। आलोक भी बहुत टैलेंटेड था। वो इस वक्त अपनी मोटी मोटी आंखों से शिवन्या और विद्युत की तरफ देख रहा था। संकल्प और प्रणव का काम यही खत्म हो चुका था। वो लोग दूसरे शहरों से छोटी उम्र के टैलेंटेड मार्शल आर्ट प्लेयर्स को ईगल एकेडमी में लेकर आते थे ताकि उनके छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर निकालकर उन्हें एक बेहतरीन मार्शल आर्ट प्लेयर बना सके। उन तीनों को अपनी जगह पर पहुंचाने के बाद संकल्प और प्रणव वहां से जाने लगे। जाते जाते प्रणव ने विद्युत और शिवन्या को वार्निंग देते हुए कहा, हम लोगों का साथ बस यही तक था। तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर तुम लोग अच्छे से रहोगे तो एकेडमी शिवा सर को बहुत खुशी होगी। और हाँ, वो अगले महीने तुमसे मिलने भी आएंगे। तभी संकल्प ने भी आलोक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शिवा सर एकेडमी के हेड,
यानी कि शिवा सर को अपने प्लेयर्स से बहुत लगाव है, स्पेशली छोटे उम्र के मार्शल आर्ट प्लेयर्स। और तुम सब तो अभी उम्र में बहुत छोटे हो। देखो आलोक, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक बेहतरीन मौका मिला है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। संकल्प की बात सुनकर आलोक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, संकल्प सर, मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक अच्छा मार्शल आर्ट प्लेयर बन के दिखाऊंगा। बैंगलोर का बच्चा शिवा सर को जानता था। उसने ही इस एकेडमी को खड़ा किया था। इतना ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग विला सेटअप करने का आइडिया भी शिवा का ही था। अगर आलोक यहाँ रहकर अच्छे से ट्रेनिंग पर ध्यान देगा तो उसे उसकी मनचाही हर चीज मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि उसे एकेडमी के हेड शिवा से मिलने का भी मौका मिलेगा। उन तीनों को समझाने के बाद संकल्प और प्रणव वहां से चले गए। विद्युत और शिवन्या आलोक के साथ इस कीचड़ में संभल कर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि वहां 12 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच के बहुत से मार्शल आर्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। उनमें से ज्यादातर की उम्र करीब 16 साल होगी। विद्युत तो आगे बढ़ते हुए उन प्लेयर्स की बेल्ट की तरफ ही देख रहा था। यहां तो 12 साल के मार्शल आर्ट प्लेयर्स के पास भी ऑरेंज बेल्ट है, विद्युत ने हैरान होते हुए कहा। विद्युत के बगल से गुजरने वाले 2 12 साल के लड़कों के पास ऑरेंज बेल्ट थी। विद्युत वहां के प्लेयर्स को देखकर हैरान था। वो सभी इतनी छोटी उम्र में काफी आगे निकल चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि वहां 14 से 15 साल की उम्र के प्लेयर्स के पास ब्लू या ब्राउन बेल्ट थी। उन सबको देखकर अब आलोक के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगे थे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियां उन तीनों को घूरते हुए देख रहे थे। ज्यादातर की नजरें इस वक्त शिवन्या पर थी। ये तीनों जरूर नए प्लेयर्स होंगे, इन्हें भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। ट्रेनिंग विला में मौजूद एक प्लेयर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वो देखो वो लड़की कितनी खूबसूरत है। एक लड़का एक्साइटेड होते हुए बोला। शिवन्या इतनी सुंदर थी कि कोई उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। विद्युत उन सबको देखकर एक बात तो समझ गया था कि उन सभी प्लेयर्स को उसकी तरह ही अलग अलग शहरों से यहाँ लाया गया था। वो तीनों अब धीरे धीरे एक बड़े से हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें यहाँ आकर रिपोर्ट करना था। तभी उन्हें पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तो तुम तीनों यहाँ नए हो, एक लड़के ने कहा। विद्युत ने जैसे ही मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी के कपड़े देखकर विद्युत को वो देखा देखा सा लग रहा था। विद्युत को याद आया कि प्लेयर समिट वाले दिन उसने ऐसे ही कपड़े पहने 2 आदमियों को वहां देखा था। मेरा नाम कार्तिक है और मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ। आज से तुम तीनों भी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा हो। अब मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुनना। कार्तिक बड़े साफ साफ शब्दों में उन तीनों को अपनी बात समझा रहा था। ट्रेनिंग टीम के लिए काफी सख्त और कड़े रूल्स बनाए गए थे। इसके बाद कार्तिक ने आगे कहा, पहला रूल, तुम लोग सिर्फ महीने में 1 बार यहां से बाहर जा सकते हो। दूसरा, डिफरेंट प्लेयर्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। यहां पर किसी को भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जब तक किसी को भी भारी चोट नहीं लगती या उसकी जान खतरे में ना हो तब तक तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। तुम जिसे चाहे चैलेंज करके उसके साथ फाइट कर सकते हो। उन तीनों को पहला और तीसरा रूल तो समझ आ गया था, लेकिन आखिर दूसरे रूल का क्या मतलब था? क्या वहां सभी प्लेयर्स को एक समान ट्रीट नहीं किया जाएगा? विद्युत अपनी पिछली एकेडमी में अमीरी और गरीबी के भेदभाव से परेशान था। अब यहां भी उसे एक अलग ही तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन उसे अभी तक दूसरा रूल समझ नहीं आया था। पर शाम होते होते विद्युत को सब समझ आ गया। वहां सिर्फ 10 रूम्स थे। इसके अलावा वहां करीब 30 कपड़े के टेंट्स लगे हुए थे। वो तीनों अभी यहाँ नए थे, इसलिए उन्हें फटे पुराने टेंट्स में ही रहना था। क्या हम लोग इस बेकार से टेंट में रहेंगे? आलोक गुस्से से बोला। विद्युत और शिवन्या को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या उन्हें इतनी बड़ी एकेडमी में आने के बाद ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा? उन फटे पुराने टेंट रूम्स में अनगिनत छेद थे, जिसकी वजह से वो लोग खुद को बारिश या तेज हवा से भी बचा नहीं सकते थे। सब कुछ बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुंबई और दिल्ली शहर के बेस्ट मार्शल आर्ट प्लेयर्स को इतना बुरा ट्रीटमेंट मिल रहा था। इस बात से वो तीनों ही खुश नहीं थे।
लेकिन विद्युत को फिर भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। उसे सिर्फ शिवन्या के लिए बुरा लग रहा था। वो भला उस टूटे फूटे टेंट में कैसे रहेगी? बेचारी शिवन्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द तक नहीं कहा। तभी एक पतला दुबला सा प्लेयर उनकी तरफ हंसते हुए देखने लगा और बोला, अब से यही तुम्हारे रूम्स है। अगर तुम्हें इन रूम्स में नहीं रहना है तो तुम उन 10 आलीशान रूम्स में रहने वाले किसी प्लेयर्स को चैलेंज करके हराना होगा। इससे तुम उसका रूम ले सकते हो। ये सुनकर वो तीनों उन बड़े बड़े रूम्स की तरफ देखने लगे। उन रूम्स के दरवाजों पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए थे। उन नंबर्स को देखकर वो तीनों समझ गए कि इनमें दूसरे शहरों से आए सबसे ताकतवर और टैलेंटेड मार्शल आर्ट प्लेयर्स रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वो रूम हासिल करने के लिए सिर्फ उसमें रहने वाले प्लेयर को हराना होगा। आलोक एक्साइटेड होते हुए बोला। वो उस बेकार से टेंट में नहीं रहना चाहता था। उसे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी ताकत से उस रूम में रहने वाले प्लेयर को आसानी से हरा देगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो उन तीनों को टेंट में ही गुजारा करना पड़ेगा। देखते ही देखते डिनर का भी वक्त हो गया। कुछ देर बाद अकेडमी के 3 गार्ड्स शिवन्या, विद्युत और आलोक के लिए खाना लेकर उनके टेंट के बाहर पहुंच गए। उस खाने में सूखी रोटी और एक पतली सी दाल थी, जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। आलोक ने जैसे ही एक निवाला खाया तो वो उसे थूकते हुए बोला, ऐसा खाना तो मैं अपने डॉगी को भी नहीं देता था। ये कितना बेस्वाद है। आखिर इतने टैलेंटेड प्लेयर्स के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा था? क्या विद्युत, शिवन्या और आलोक उन रूम्स में रहने वाले प्लेयर्स को हराकर उनकी जगह ले पाएंगे? खाना इतना बेस्वाद था कि विद्युत और शिवन्या भी उसे खा नहीं पाए। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गार्ड्स हाथ में टेस्टी खाने की प्लेट लेकर उन रूम्स की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी प्लेट में अलग अलग तरह की डिशेस सर्व की गई थी। ये देखकर आलोक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और अपने दांत मिसमिसाते हुए बोला, क्या मुझ जैसे टैलेंटेड प्लेयर को अब ये सब झेलना पड़ेगा? वो लोग एक बात तो समझ गए थे कि उन रूम्स में रहने वाले प्लेयर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। तभी एक दुबला पतला सा लड़का उस ट्रेनिंग विला में होने वाले भेदभाव के बारे में विद्युत, शिवन्या और आलोक को समझाते हुए बोला, उन रूम्स में रहने वाले प्लेयर्स को शुरुआत से ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ हम लोग ये बेस्वाद और बेकार खाना खाते हैं, जबकि उन प्लेयर्स को रोज उनका मनपसंद खाना मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन सबके पास अपना एक नौकर भी है, जिससे वो अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। ये सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, बस इतना ही नहीं, हमें अपने खर्चे उठाने के लिए भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी वो जगह हासिल कर ली तो उन्हें शिवा सर खुद आकर मिलते हैं। अब विद्युत को उस सेकंड रूल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। यहाँ ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट मार्शल आर्ट प्लेयर्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता था। एकेडमी का मानना था कि जिसके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी उसे उतनी ही रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज मिलेंगे। उस लड़के की बात सुनकर आलोक खुद को रोक नहीं पाया और एक रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं उनमें से एक प्लेयर को चैलेंज करने जा रहा हूं। मैं यहाँ इस तरह का ट्रीटमेंट सहन नहीं कर सकता। आलोक के ये कहते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। उसे उस रूम में रहना था और वो अपना हक किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। क्या आज पहले ही दिन आलोक नए प्लेयर से फाइट करने वाला था? यहाँ शिवन्या और विद्युत हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आलोक गुस्से में वहां बने एक रूम की तरफ बढ़ रहा है कि तभी टेंट्स में से प्लेयर्स बाहर आने लगे और उनमें से एक प्लेयर हंसते हुए बोला, अब फाइट देखने में मजा आएगा। इस लड़के में तो बहुत हिम्मत है। आज पहले ही दिन यह खुद से ताकतवर प्लेयर से पंगा लेना चाहता है। एक प्लेयर ने कहा, वैसे इसमें गलत भी क्या है? इस लड़के के पास ब्राउन बेल्ट है, इसे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। दूसरे प्लेयर ने कहा, ज्यादातर प्लेयर्स के पास ग्रीन या फिर ब्लू बेल्ट थी। वहां पर कुछ ही प्लेयर्स थे जिनके पास ब्राउन बेल्ट थी। विद्युत उन ब्राउन बेल्ट प्लेयर्स की तरफ देखकर मन ही मन सोच रहा था कि उसके शहर में जिन प्लेयर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी उन्हें यहाँ कुछ समझा नहीं जाता है। अगर अमन यहाँ आता तो उसे भी यही ट्रीटमेंट मिलता। यहाँ दूसरी तरफ आलोक पूरे गुस्से में था। वो उन रूम्स के सामने आकर खड़ा हो गया। उन रूम्स पर जो नंबर दिए गए थे
वो उसमें रहने वाले मार्शल आर्ट प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पर निर्भर करते थे। नंबर 1 रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट प्लेयर रहता था, तो वही नंबर 10 में सबसे वीक मार्शल आर्ट प्लेयर। लेकिन नंबर 10 प्लेयर वहां टेनेंट्स में रहने वाले सभी प्लेयर से स्ट्रॉन्ग था। आज पहली बार आलोक किसी प्लेयर को इस तरह चैलेंज करने जा रहा था, इसलिए उसने 10 नंबर रूम में रहने वाले प्लेयर को चुना। मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं, आलोक ने 10th रूम नंबर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी उस रूम से एक हट्टा कट्टा और गुस्सैल लड़का हंसते हुए बाहर आया और बोला, किसने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की? तुम मुझे विशाल मल्होत्रा को चैलेंज करना चाहते हो? विशाल की बॉडी पर बहुत से चोट के निशान थे। विशाल के पास इस वक्त ब्लू बेल्ट थी और वो दिखने में बहुत ताकतवर लग रहा था। उसे देखकर आलोक को लगा कि उसके पास ब्राउन बेल्ट है, वो आसानी से विशाल को हरा देगा। अब वो दोनों उस कीचड़ के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? अचानक विशाल ने एक बड़ी सी तलवार निकालते हुए कहा। उसे देखकर आलोक ने कहा, बातें करना बंद करो और हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। आलोक भी इस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी आलोक ऊंची आवाज में बोला, 13 legs of willow, हैया। देखते ही देखते उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और विशाल की तरफ आने लगा। आलोक ने विशाल पर अटैक करते हुए एक और हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो अपनी इन 2 स्किल्स से मुंबई शहर के प्लेयर्स को आसानी से हरा देता था। आलोक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर विशाल ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और कहा, ब्रेकिंग रॉक स्वॉर्ड टेक्निक। ये कहते ही विशाल की तलवार से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से आलोक पर अटैक करते हुए कहा, हैया। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। विशाल का अटैक सहने के बाद यहां आलोक कुछ कदम पीछे हट गया। विशाल का एक अटैक सहने के बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां विद्युत और शिवन्या भी इस वक्त शॉक में थे कि तभी विशाल ने आगे कहा, स्प्लिटिंग रॉक्स टेक्निक। इस बार विशाल ने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि पिछली वाली से भी स्ट्रॉन्ग थी। विशाल के अटैक को डिफेंड करने के लिए आलोक को भी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा। फेदर्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड टेक्निक, आलोक ने कहा। इस टेक्निक से उसने बड़ी बहादुरी के साथ विशाल के अटैक को झेल लिया था कि तभी विशाल चिल्लाते हुए बोला, हेवनली रॉक शैडो टेक्निक। ऐसा लग रहा था मानो उसकी ये तलवार किसी बड़े पहाड़ को भी चूर चूर कर सकती हो। ये तो बहुत ही खतरनाक मूव है, वहां मौजूद एक प्लेयर ने कहा। विशाल बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि आलोक उसके सामने टिक पाएगा, दूसरे प्लेयर ने सीरियस होते हुए कहा। वो लोग उन दोनों की फाइट देखकर अपनी जगह पर जम से गए थे। आलोक भी पीछे नहीं हटने वाला था। उसने गुस्से से कहा, फ्लाइंग विंड पाम टेक्निक। उसने अपनी पीक लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराए तो अचानक वहां तेज शोर सुनाई दिया, लेकिन तभी सबने देखा कि आलोक कमजोर पड़ने लगा है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। विशाल का अटैक इतना पावरफुल था कि आलोक उसे ज्यादा देर तक सहन नहीं पाया। इस लड़ाई में विशाल को एक खरोंच तक नहीं आई थी कि तभी सबने देखा कि आलोक लड़खड़ाते हुए कीचड़ में गिर चुका है। ये देखकर शिवन्या और विद्युत उसकी तरफ भागे और विद्युत ने उसे उठाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? उसकी बात सुनकर आलोक हैरान होते हुए बोला, मैं हार कैसे सकता हूं? आलोक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये फाइट हार चुका है। मुंबई शहर का सबसे ताकतवर और टैलेंटेड मार्शल आर्ट प्लेयर होने के बावजूद भी वो ब्लू बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर से हार गया था। ये बात आलोक हजम नहीं कर पा रहा था। विद्युत ने अपनी चमकती हुई आंखों से सब कुछ साफ साफ देखा था। वो समझ गया था कि भले ही विशाल के पास ब्लू बेल्ट है, लेकिन वो आसानी से किसी ब्राउन बेल्ट मार्शल आर्ट प्लेयर को हरा सकता है। विशाल की बॉडी पर चोट के निशान बता रहे थे कि उसने ऐसे न जाने कितनी फाइट्स लड़ी थी, और तो और विशाल की स्वॉर्ड स्किल उसके हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। उसका हर एक मूव जानलेवा था। इतना ही नहीं बल्कि विद्युत ये तक जान गया था कि विशाल को मेटल बॉल टेक्निक भी आती थी और वो उसके चौथे लेवल पर पहुंच चुका था।
यकीनन ये बहुत स्ट्रांग है, विद्युत ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ विद्युत ने आलोक को उठने में मदद की और फिर वो तीनों चुपचाप वापस अपने टेंट की तरफ जाने लगे। बेचारा अपनी इस बेकार सी ताकत के साथ हमें चैलेंज करना चाहता था, रूम के बाहर खड़े एक प्लेयर ने कहा। तभी रूम नंबर 7 के बाहर खड़े दूसरे प्लेयर ने कहा, ये हम लोगों के 3 अटैक तक नहीं सह पाएगा। लगता है ये तीनों प्लेयर्स किसी काम के नहीं हैं। उन तीनों ने अभी अभी एक नई जगह पर अपने कदम रखे थे। वो लोग इस जगह को अच्छी तरह जान भी नहीं पाए थे कि अभी से रूम्स में रहने वाले प्लेयर्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। तभी विशाल की नजरें शिवन्या पर पड़ी। उस जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम वैसे दिखने में काफी अच्छी लग रही हो। अगर तुम्हें अपने टेंट में रहने में परेशानी हो रही है तो तुम मेरे साथ रूम शेयर कर सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। विशाल को इस तरह बदतमीजी से बात करता हुआ सुनकर शिवन्या के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और बोली, इसे तो मैं। शिवन्या इतना कहते ही विशाल को चैलेंज करने वाली थी कि तभी अचानक विद्युत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। विद्युत जानता था कि अगर शिवन्या ने विशाल को चैलेंज किया तो वो भी उससे हार जाएगी। भले ही उन दोनों के पास ब्लू बेल्ट थी, लेकिन विशाल कई मायनों में शिवन्या से ज्यादा स्ट्रांग था। शिवन्या के चैलेंज को जीतने के सिर्फ 40% चांसेस थे। चलो यहां से चलते हैं। विद्युत शिवन्या का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने लगा। अचानक विशाल उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो पलक झपकते ही उनके नजदीक पहुंच चुका था। इसके लिए उसने अपनी स्पीड स्केल का इस्तेमाल किया था। उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर विद्युत खुद को रोक नहीं पाया और बेरुखी से बोला, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता? जब तक कोई बुरी तरह घायल नहीं होता तब तक कोई भी किसी के साथ फाइट कर सकता है, विशाल ने हंसते हुए कहा। अब वहां टेंट में रहने वाले प्लेयर्स को शिवन्या, आलोक और विद्युत के लिए बुरा लग रहा था। अकेडमी में प्लेयर्स को फाइट करने की पूरी इजाजत थी। वो लोग जब चाहे जिसके साथ चाहे फाइट कर सकते थे। ठीक है, अगर तुम हम में से किसी एक के साथ फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं, विद्युत ने विशाल को घूरते हुए कहा। शिवन्या, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए रूम में रहने का इंतजाम करता हूं। विद्युत की यह बात सुनकर वहां मौजूद प्लेयर्स के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत फाइट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था। क्या विद्युत विशाल को फाइट में हराकर उसका रूम हासिल कर पाएगा या फिर विशाल आलोक की तरह विद्युत को भी हरा देगा? क्या विद्युत ने विशाल से पंगा लेकर ठीक किया था? विद्युत की बात सुनते ही वहां मौजूद प्लेयर्स जोर जोर से हंसने लगे। विद्युत का मुकाबला अब विशाल से होने वाला था। नहीं विद्युत, प्लीज ऐसा मत करो, शिवन्या ने कहा। उसे विद्युत की बहुत फिक्र हो रही थी। आलोक के हारने के बाद उसे डर था कि कहीं विशाल विद्युत को भी ना हरा दे। अचानक से शिवन्या बहुत परेशान दिखाई देने लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि विद्युत बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थी कि विद्युत विशाल से जीत पाएगा या नहीं। अब देरी किस बात की थी? पलक झपकते ही विद्युत शिवन्या की आंखों के सामने से गायब हो गया और वो जाकर विशाल के सामने खड़ा हो गया। वो विशाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। विद्युत की स्पीड देखकर वहां मौजूद सभी प्लेयर्स हैरान थे। अब तक विद्युत बहुत सी हाई रैंक स्किल्स में माहिर हो चुका था, इसीलिए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस वजह से पहले अटैक विद्युत ने किया। विद्युत के अटैक करते ही विशाल भी कहां पीछे हटने वाला था। उसने भी विद्युत के अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो दोनों एक दूजे पर एक के बाद एक अटैक करते रहे। कुछ देर बाद विद्युत इस मुकाबले में विशाल से आगे चल रहा था। विशाल के हाथ में एक तलवार थी जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने विद्युत पर अटैक किया। विशाल ने इस वक्त स्प्लिटिंग द रॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अभी कुछ देर पहले उसने इस अटैक से ही आलोक को भी हराया था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विद्युत ये देख पा रहा था कि विशाल की तलवार की धार बहुत तेज है।
और तो और विशाल तलवार का इस्तेमाल बहुत ही पावर के साथ कर रहा है। उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए विशाल बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर विद्युत इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि विशाल ने उस तलवार से बहुत से लोगों को हराया होगा और बहुत से लोगों की जान भी ली होगी। विद्युत ये सोचकर भी थोड़ा परेशान हो रहा था कि विशाल का पास्ट कैसा रहा होगा। इसके बाद विद्युत ने अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया, जो था वन लाइन स्टार फिंगर टेक्निक। जैसे ही विद्युत ने अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए विशाल पर अटैक किया तो उसकी तलवार से टकराते हुए एक तेज सी रोशनी निकलती हुई सबको नजर आई। उस सब ने वो देखा जो किसी ने सोचा नहीं था। विशाल के मुंह से खून बह रहा था और वो लड़खड़ाने लगा था। वन लाइन स्टार फिंगर टेक्निक तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक तो मेटल वॉल टेक्निक जितनी पावरफुल लग रही है। वहां मौजूद प्लेयर्स हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगे। हे भगवान, विद्युत को स्टार फिंगर टेक्निक भी आती है। वहां मौजूद एक प्लेयर बड़बड़ाया। सब हैरान थे कि विद्युत ने एक पीक लेवल की टेक्निक तक सीखी हुई है। वहां मौजूद प्लेयर्स जानते थे कि यह टेक्निक बहुत ही कम लोगों को आती है। यह टेक्निक सिर्फ बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट ही परफॉर्म करते हैं। अब अंधेरा होने लगा था। अंधेरे में विद्युत की चमकती हुई आंखें और भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर लगभग 5 बार अटैक कर चुके थे। जहां विद्युत अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहा था, तो वहीं विशाल के शरीर पर बहुत से घाव देखे जा सकते थे। लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब विद्युत ने देखा कि चोट खाने के बावजूद भी विशाल हार नहीं मान रहा है, तो वो मन ही मन बड़बड़ाया। मानना पड़ेगा इस लड़के को, इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये इस हालत में भी मेरा मुकाबला करना चाहता है। इतना कहते ही विद्युत ने और भी ताकत का इस्तेमाल करते हुए विशाल पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसे भी टफ कंपेटिटर्स पसंद थे। उसे अब इस मुकाबले में मजा आने लगा था। अचानक विद्युत ने एक बार फिर विशाल पर अटैक किया। हैया! अगले ही पल विशाल जमीन पर जा गिरा और दर्द से करहाने लगा। उसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि वो विद्युत पर दोबारा अटैक करने के काबिल भी नहीं बचा है। वहां मौजूद प्लेयर्स ये देखकर हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि विद्युत विशाल पर इतना हावी हो जाएगा। हालांकि विद्युत की उम्र विशाल से कम थी, तब भी विद्युत उससे 2 कदम आगे ही था। विशाल हमेशा अपने ही घमंड में रहता था, लेकिन आज विद्युत ने उसका घमंड तोड़कर रख दिया था। जैसा सब सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। विशाल चाहकर भी विद्युत पर दोबारा अटैक नहीं कर पाया। वो हिम्मत करके जमीन से उठा और उसने विद्युत से कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन याद रखना, अगली बार तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इतना कहते ही विशाल ने अपने रूम से अपना कीमती सामान उठाया और वो उसे लेकर बाहर आ गया। इसका मतलब यह भी था कि अब यह रूम विशाल का नहीं था। इससे यह साफ हो गया था कि विशाल को इस मुकाबले में हराकर विद्युत ने उसके रूम पर अपना कब्जा जमा लिया था। अच्छा, तो विद्युत जीत गया। आलोक अजीब सी नजरों से विद्युत को देखते हुए बोला। उसे भी अपने आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। विद्युत, शिवन्या और आलोक इस ट्रेनिंग विला में एक साथ एंटर हुए थे। उस वक्त आलोक ने सोचा नहीं था कि विद्युत इतना स्ट्रांग प्लेयर होगा। विद्युत को देखकर उसे लगा था कि उसमें कोई खास बात नहीं है। मुकाबले में विशाल को हराने के बाद विद्युत उस रूम में जा सकता था। उसके रूम का नंबर 10 था, जिसका मतलब यह था कि विद्युत उस एकेडमी में मौजूद प्लेयर्स में 10th रैंक पर था। इस पल विद्युत वहां मौजूद प्लेयर्स की नजरों में अपने लिए इज्जत और डर साफ साफ देख सकता था। कुछ लोग विद्युत को अपनी इंस्पिरेशन मान रहे थे, तो वहीं कुछ आज उसे परफॉर्म करता देखकर उससे डरने लगे थे। सबके मन में मिक्स्ड सी फीलिंग्स थी। लेकिन जो भी हो, विद्युत यहां भी अपना दबदबा जमाने में कामयाब हो गया था। विद्युत भी बिना देरी करते हुए उस रूम के अंदर पहुंच गया, जो कि कुछ देर पहले विशाल का था। जब विद्युत उस रूम के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि यह रूम ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें एक कोने में एक बेड लगा था, वहीं उसके साथ में सिर्फ एक टेबल रखा हुआ था। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता था कि इन टेंट्स और रूम्स के बीच जमीन आसमान का अंतर था।
विद्युत कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया कि वो ये रूम शिवन्या को दे देगा, क्योंकि उसे लगा कि शिवन्या को रूम की उससे ज्यादा जरूरत है। उसे शिवन्या की फिक्र हो रही थी, लेकिन शिवन्या उस रूम को लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसने विद्युत से कहा, नहीं नहीं, तुमने ये रूम अपनी मेहनत से हासिल किया है, मैं इसे कैसे ले सकती हूं? तुम देखना, एक दिन मैं भी इस रूम को अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल करके दिखाऊंगी। फिर भी विद्युत ने शिवन्या को उस रूम में रहने के लिए बहुत मनाया, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी शिवन्या ने विद्युत की बात नहीं मानी। जब शिवन्या ने विद्युत की बात नहीं मानी तो विद्युत ने अपने रूम के बगल में ही शिवन्या का टेंट लगवा दिया, ताकि वो शिवन्या का भी ध्यान रख सके। ये सब देखकर आलोक ने विद्युत से बड़े ही इज्जत से पेश आते हुए कहा, विद्युत, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरा भी पूरा ख्याल रखोगे। इस ट्रेनिंग सेंटर में सबसे ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट बेस्ट प्लेयर्स को ही मिलता था। जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं था वो अक्सर हार जाया करते थे और उन्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता था। विद्युत अभी और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि काफी दिन से प्रैक्टिस ना करने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट जरूर आई थी। विद्युत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था नेक्स्ट लेवल की बेल्ट हासिल करना। विद्युत ब्लैक बेल्ट से सिर्फ एक कदम की दूरी पर था। अभी तक इतनी कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाला प्लेयर उसने नहीं देखा था। इस वक्त उसकी आंखें चमक रही थी। वो ध्यान लगाकर सोच रहा था कि तभी उसे अपने शरीर से एक अलग सी रोशनी निकलती हुई महसूस हुई। जिस हिसाब से उसकी स्पीड थी उसके मुताबिक अभी उसे ब्लैक बेल्ट हासिल करने में पूरा 1 साल लगने वाला था। उसे 1 साल और जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत थी। ये सोचते हुए विद्युत ने अपने बैग में से मेडिसिनल हर्ब्स और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स निकाले। ये मेडिसिनल हर्ब्स बहुत सालों पुराने थे। इस रात विद्युत ने सालों पुरानी जड़ी बूटियां खाकर ही निकालने का मन बनाया। ये जड़ी बूटियां उसे ब्लैक बेल्ट हासिल करने में मदद करने वाली थी। इससे उसका स्टैमिना बढ़ता और ताकत भी। इन मेडिसिनल हर्ब्स को खाते ही विद्युत ने अपने शरीर को इन मेडिसिनल हर्ब्स को खाने के बाद मिलने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का समय दिया। विद्युत की मेटल वॉल टेक्निक 5th लेवल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अब उसके शरीर में इतनी ताकत तो थी कि वो इतने साल पुराने मेडिसिनल हर्ब्स से निकलने वाली एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सके। ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियों के बाद से विद्युत का शरीर ही नहीं बल्कि उसके शरीर में दौड़ने वाला खून तक बदल चुका था। उसे अपने शरीर में बहुत से बदलाव नजर आने लगे थे, इसलिए वो इस एनर्जी को बाकी प्लेयर्स से ज्यादा अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर पा रहा था। वो जानता था कि इन सदियों पुरानी जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होने वाला है। लगभग 2 घंटे बाद विद्युत के शरीर ने जड़ी बूटियों से निकलने वाली एनर्जी को अपने अंदर समेट लिया। विद्युत जानता था कि अगर उसने एक और बहुत सालों पुरानी जड़ी बूटी खाई तो वो अपनी परफॉर्मेंस को और भी बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि इन जड़ी बूटियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उसके शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। वो जानता था कि अगर उसने इन जड़ी बूटियों का ओवरडोज लिया तो उसका पोटेंशियल जरूर कम हो जाएगा। इसके बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जैसे ही विद्युत सोकर उठा तो उसे अपने शरीर में अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। उसे पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा कि उस रूम में कुछ नौकर आए और उसे नाश्ता परोसने लगे। इन सभी सर्विस स्टाफ का बर्ताव बहुत अच्छा था। ईगल एकेडमी के रूल्स के मुताबिक विद्युत ने 10th रैंक हासिल कर लिया था, जिस वजह से उसे कुछ पैसे दिए गए जिससे उसकी ट्रेनिंग में मदद हो। साथ ही साथ उसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और इम्यूनिटी पिल्स भी मिली, जिनका इस्तेमाल करके वो अपना स्टैमिना और परफॉर्मेंस बढ़ा सकता था। आज महीने का आखिरी दिन था और अक्सर इस एकेडमी में महीने के आखिरी दिन टॉप स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। ये रिवॉर्ड्स स्टूडेंट्स को उनके रैंक्स के हिसाब से मिलते थे। जिस स्टूडेंट का जितना कम रैंक उसे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। क्या विद्युत इस एकेडमी में भी अपना नाम बना पाएगा? क्या वो बाकी स्टूडेंट्स को हराकर 1st रैंक पर पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। ईगल एकेडमी ने रिवॉर्ड्स के तौर पर विद्युत को मेडिसिनल हर्ब्स और कुछ इम्यूनिटी पिल्स दी थी, मगर ये विद्युत को उसके ज्यादा काम नहीं लगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत से मेडिसिनल हर्ब्स खा चुका था और वो इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने इनमें से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स और इम्यूनिटी पिल्स शिवन्या को देने का फैसला किया। विद्युत अभी शिवन्या के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके बगल वाले रूम में से एक बहुत ही हैंडसम नौजवान लड़का बाहर निकलते हुए उससे बोला, अच्छा तो तुम इस एकेडमी में नए आए हो, चलो जल्दी से अपने रिवॉर्ड्स में से आधी चीजें मुझे थमा दो। ये लड़का देखने में काफी अच्छे घर से दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसी बातें भी कर सकता है। ये नौजवान और हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि इस एकेडमी का 5th रैंक का प्लेयर अंगद था। अंगद हमेशा से अपने कम रैंक्स वाले प्लेयर्स के रिवॉर्ड्स उनसे छीन लिया करता था। अंगद अभी इस एकेडमी में 5th रैंक पर था। उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। वो इस वक्त सिर्फ 14 से 15 साल का था, विद्युत की उम्र के जितना ही, और वो भी एक ब्राउन बेल्ट प्लेयर था। लेकिन उसकी स्किल्स विद्युत से काफी अच्छी थी। वो विद्युत से कुछ कदम आगे था। लेकिन अंगद की बात सुनकर विद्युत बिल्कुल भी डरा सहमा सा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंगद की बात का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, अच्छा तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे मेरे रिवॉर्ड्स छीन कर दिखाओ। तुम अभी न्यू कमर हो, इसलिए तुम मुझे अच्छी तरह जानते नहीं। विशाल को हराने के बाद लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। तुम जानते नहीं कि विशाल को मैं सिर्फ 3 मूव्स में हरा सकता हूं। अंगद ने एक धीमी सी आवाज में इतराते हुए कहा। अभी वो विद्युत को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था। अंगद के लिए विद्युत भी विशाल की तरह ही था। विशाल और विद्युत उसे अपने आगे 2 मामूली सी चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे, जिन्हें वो आसानी से कुचल सकता था। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? विद्युत ने अंगद को तंज कसते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अगर तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो तो देर किस बात की है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्या कहा तुमने? अंगद गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। विद्युत की बात सुनते ही अंगद के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल चुके थे। विद्युत ने अभी अभी उसे नीचा दिखाया था और ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमेशा वो दूसरे प्लेयर्स को नीचा दिखाता आया था, इसलिए उससे अपनी बेइज्जती होते हुए बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी। विद्युत की बात सुनकर उसका खून खौलने लगा था। आज से पहले किसी भी प्लेयर ने उसे पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर विद्युत में ऐसी क्या खास बात है जो उसने उससे पंगा लेने की हिम्मत की। अंगद का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो पलक झपकते ही विद्युत के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकने लगा। वो विद्युत से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। विद्युत अंगद की स्पीड देखकर दंग रह गया था। उसकी स्पीड देखकर ही विद्युत को अंदाजा तो हो चुका था कि अंगद काफी ज्यादा पावरफुल प्लेयर है। पलक झपकते ही अंगद ने विद्युत पर अटैक किया। विद्युत अंगद की स्पीड देखकर काफी इंप्रेस भी था। उसने भी लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंगद के अटैक को ब्लॉक करना चाहा। विद्युत को यह टेक्निक परफॉर्म करता देख अंगद विद्युत से एक धीमी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें जितना कमजोर समझा था तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। अंगद भी विद्युत की परफॉर्मेंस देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि अंगद की स्पीड इतनी तेज थी कि उसके अटैक को ब्लॉक करना भी बहुत मुश्किल था। उसकी स्पीड के मामले में उसे सिर्फ एक एकेडमी का नंबर 1 रैंक प्लेयर अभिमन्यु ही हरा सकता था। अचानक अंगद ने महसूस किया कि विद्युत ने जिस हाई रैंक टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो उसमें बिल्कुल माहिर है। यहां तक कि उसकी टेक्निक्स इतनी परफेक्ट थी कि उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली अंगद से तेज हो गई थी। उसने सोचा नहीं था कि विद्युत इतना स्ट्रांग होगा। हैया! इसी तरह लगातार वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते रहे। दोनों ही एक दूसरे का डटकर मुकाबला कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। थंडरबोल्ट फिस्ट! अंगद ने एक पीक लेवल की मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने इस स्किल का इस्तेमाल करके विद्युत पर अटैक किया तो मानो आसमान भी कपकपाने लगा। पर विद्युत भी कहां रुकने वाला था। उसने भी अपनी पीक लेवल स्किल स्टार फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उसने स्टार फिंगर के साथ साथ मेटल वॉल टेक्निक का भी इस्तेमाल करना इस वक्त सही समझा। लेकिन जैसा उसने सोचा नहीं था बिल्कुल वैसा हुआ। इन दोनों टेक्निक्स का एक साथ इस्तेमाल करके भी वो अंगद की थंडरबोल्ट फिस्ट टेक्निक का सामना नहीं कर पाया। लगातार अंगद के अटैक करने की आवाज
वहां मौजूद प्लेयर्स के कानों में गूंज रही थी। अंगद एक के बाद एक अटैक विद्युत पर किए जा रहा था। वो ब्राउन बेल्ट हासिल करने के बाद भी काफी मेहनत कर रहा था। अंगद ने थंडरबोल्ट फिस्ट टेक्निक का 6th लेवल भी पार कर लिया था। तभी वो विद्युत पर बिना सोचे समझे अटैक किए जा रहा था, इसलिए वो इस वक्त गेम में आगे चल रहा था। वही बात की जाए विद्युत की, तो विद्युत ने अभी स्टार फिंगर टेक्निक का 5th लेवल ही पार किया था, जिस वजह से उसके लिए सामने से अंगद पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल होने लगा था। इससे पहले कि विद्युत अपनी कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता जो उसने अभी तक सबसे छुपा कर रखी थी, उनके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ? जैसे ही विद्युत और अंगद ने साइड में देखा तो उन्हें वहां एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये तो नंबर 2 प्लेयर सार्थक है, वहां मौजूद एक प्लेयर ने धीमी आवाज में कहा। वहां मौजूद मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स सार्थक को वहां देखकर काफी डर गए थे, पर सार्थक को देखते ही अंगद और विद्युत ने लड़ना बंद कर दिया। विद्युत अंगद की आंखों में डर साफ साफ देख सकता था। अंगद अचानक से काफी परेशान दिखाई देने लगा था। यह सब सिर्फ सार्थक की वजह से हो रहा था। अंगद के चेहरे की हवाइयां सार्थक को देखने के बाद उड़ चुकी थी। सार्थक इस एकेडमी का नंबर 2 प्लेयर है। सार्थक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। वो बस ब्लैक बेल्ट हासिल करने ही वाला है। उसकी स्किल्स इतनी अच्छी है कि इस एकेडमी के बहुत से प्लेयर्स उसे देखते ही कांपने लग जाते हैं। विद्युत और अंगद भी सार्थक को देखने के बाद खुद पर अजीब सा प्रेशर महसूस करने लगे थे। अचानक अंगद ने सार्थक से सवाल किया, सार्थक, तुमने हम दोनों को रुकने के लिए क्यों कहा? इस पर सार्थक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऊपर से एक ऑर्डर आया है। अभी के लिए सभी प्लेयर्स को अनाउंसमेंट हॉल में इकट्ठा होना है। कार्तिक सर को सभी प्लेयर्स से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या एकेडमी के सभी प्लेयर्स को एक साथ बुलाया गया है? एक प्लेयर मन ही मन बड़बड़ाया। जरूरी बात? आखिर ऐसी भी क्या जरूरी बात हो सकती है? वहां मौजूद प्लेयर्स आपस में बातें करने लगे। सब ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि आखिर ऐसी क्या खास बात है जो एकेडमी के सभी प्लेयर्स को एक जगह खड़ा होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सब ये भी सोच रहे थे कि कहीं एकेडमी का कोई ऐसा नया रूल या ऑर्डर तो नहीं आया जिससे उन्हें नुकसान होने वाला हो। आज से पहले प्लेयर्स को इस तरह एक साथ कभी इकट्ठा नहीं किया गया था। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है। इसके बाद अंगद और विद्युत सार्थक के पीछे पीछे चलने लगे। सार्थक वहां मौजूद प्लेयर्स को एक बिल्डिंग की ओर ले जाने लगा। यहां एकेडमी में सिर्फ एक ही बड़ी बिल्डिंग थी, जहां की इस एकेडमी का सुपरवाइजर रहा करता था। जैसे ही विद्युत ने उस बिल्डिंग में कदम रखा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत से प्लेयर्स जमा हो रखे हैं। यहां मौजूद सभी प्लेयर्स के पास हायर लेवल्स की बेल्ट्स थी। यहां मौजूद सभी प्लेयर्स ईगल एकेडमी के ही प्लेयर्स थे। जैसे ही वहां मौजूद प्लेयर्स ने विद्युत को देखा तो उनमें से 2 प्लेयर्स आपस में बात करते हुए बोले, आखिर ये लड़का कौन है? क्या ये इस एकेडमी में नया आया है? अंगद ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के उन्हें जवाब दिया, यह विद्युत है। इसने विशाल को हराकर 10th रैंक हासिल कर लिया है। यह आजकल विशाल के रूम में ही रह रहा है। क्या इसने विशाल को हरा दिया? तुम्हारा मतलब है कि ये अब इस एकेडमी के टॉप 10 प्लेयर्स में आता है? वहां मौजूद प्लेयर्स के मन में सिर्फ एक यही सवाल था। विद्युत इस एकेडमी में नया था, इसलिए उसे अभी वहां मौजूद बहुत से प्लेयर्स नहीं जानते थे। कुछ देर में वहां टॉप 10 प्लेयर्स में से टॉप 9 प्लेयर्स जमा हो चुके थे। अब तक वहां सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं पहुंचा था। यार, ये अभिमन्यु कहां रह गया? क्या अभिमन्यु यहां नहीं आने वाला है? वहां मौजूद एक प्लेयर ने सवाल किया। माना अभिमन्यु थोड़ा आलसी है, लेकिन कार्तिक सर का ऑर्डर है, इसलिए उसे यहां मौजूद होना चाहिए था। वहां मौजूद प्लेयर्स आपस में बातें करने लगे। अभिमन्यु इस एकेडमी का सबसे बेस्ट प्लेयर है। वो नंबर 1 रैंक पर है। अभी सब अभिमन्यु के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक बहुत ही हैंडसम और मस्कुलर से लड़के ने एंट्री की। इस नौजवान लड़के की एंट्री करते ही हवा ने एक अलग ही रुख मोड़ लिया था। अचानक से सबकी निगाहें इसी लड़के पर टिक चुकी थी।
इस लड़के की पर्सनालिटी सबसे अलग थी। जैसे जैसे ये नौजवान लड़का अपने कदम आगे रख रहा था, वैसे वैसे सबके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अभिमन्यु के वहां पहुंचते ही सब उसी को एकटक निहारे जा रहे थे। देखो अभिमन्यु आ गया, हम अभिमन्यु का ही इंतजार कर रहे थे। वहां मौजूद प्लेयर्स आपस में बातें करने लगे। तभी अचानक विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। अच्छा, तो ये है अभिमन्यु। अभिमन्यु नंबर 1 प्लेयर होने के साथ साथ एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर भी था। ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर? वहां मौजूद प्लेयर्स अभिमन्यु को देखते हुए बोले। वहां मौजूद लोअर रैंक्स वाले प्लेयर्स की अभिमन्यु से नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए आज इस एकेडमी के सभी प्लेयर्स को एक साथ इकट्ठा किया गया है? क्या विद्युत भी कभी ब्लैक बेल्ट हासिल कर पाएगा? क्या विद्युत के सपने भी पूरे हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए महामानव विद्युत, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिमन्यु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। अभी उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और उसने इतनी कम उम्र में ही ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी। वो इतनी कम उम्र में एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। विद्युत हैरान होकर अभिमन्यु को ही देख रहा था। फिर वो सोचने लगा कि ज्यादातर मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स ब्राउन बेल्ट तक भी पहुंच नहीं पाते। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और उनके लिए ब्लैक बेल्ट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईगल एकेडमी में भी ऐसे बहुत से प्लेयर्स थे जिन्होंने की ब्राउन बेल्ट हासिल कर ली थी, लेकिन न जाने कितने साल वो इसी बेल्ट के साथ रहने वाले थे और सिर्फ ब्लैक बेल्ट के सपने देखने वाले थे। ब्लैक बेल्ट हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वहां मौजूद हर एक प्लेयर ये जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट बनना और ब्लैक बेल्ट हासिल करना कितना मुश्किल है। ये वहां मौजूद प्लेयर्स के लिए किसी सपने की तरह था, लेकिन अभिमन्यु ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही अपना ये सपना पूरा कर लिया था। तभी जब अभिमन्यु वहां आया तो वो इधर उधर खड़े प्लेयर्स की ओर देखने लगा। उसने वहां कुछ नए चेहरे भी देखे, पर उसने उन्हें देखने के बाद इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसकी नजरों में यहां मौजूद प्लेयर्स में से कोई भी उसके मुकाबले का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है आज यहां किसके बारे में बात होने वाली है? मैंने सुना है कि शिवा सर अगले महीने यहाँ आ रहे हैं। कहीं यह डिस्कशन उससे रिलेटेड तो नहीं? वहां मौजूद प्लेयर अलग अलग गैसेस लगाने में जुटे हुए थे। ईगल एकेडमी एक बहुत ही जानी मानी एकेडमी थी और इसके 2 ही मकसद थे, अच्छे प्लेयर्स को तैयार करना और दूसरा मार्शल आर्ट्स की फील्ड में हमेशा अपनी एकेडमी का नाम कायम रखना। इस एकेडमी का हेड शिवा नाम का एक आदमी था। अभी सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज सबके कानों में गूंजी। ये आवाज बहुत कड़क थी। क्या सब यहाँ आ चुके हैं? जैसे ही वहां मौजूद प्लेयर्स ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी को पाया। कार्तिक को वहां देखते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स ने अपना सिर झुकाकर कार्तिक को प्रणाम किया। कार्तिक को एकेडमी में सब हिटलर कहकर पुकारते थे। यह एकेडमी बहुत फेमस थी और तो और इसमें 18 हेड्स थे, जो कि 18 के 18 बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट थे। लेकिन इन 18 के 18 लोगों की स्ट्रेंथ नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा थी। उस दिन प्लेयर समिट में इन 18 हेड्स में से तीसरे रैंक का हेड वहां मौजूद था। मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि शिवा सर अगले महीने हमारी एकेडमी के अच्छे प्लेयर से मिलने आने वाले हैं। कार्तिक ने अपनी बात को बिना घुमाए फिराए वहां मौजूद प्लेयर्स के सामने अनाउंसमेंट की। हालांकि वहां मौजूद प्लेयर्स ये बात पहले से जानते थे। उन्होंने हाँ में अपना सिर हिलाया। शिवा का मार्शल आर्ट्स की फील्ड में बहुत नाम था। वो अपने देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत फेमस था। वो बहुत से मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स की इंस्पिरेशन था। बहुत से स्टूडेंट्स शिवा को अपना रोल मॉडल मानकर उसकी तरह बनना चाहते थे। आज तुम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ इकट्ठा इसलिए किया गया है क्योंकि मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगले महीने जब शिवा सर तुम सभी प्लेयर्स से मिलने यहाँ आएंगे तो वो तुम में से एक या फिर एक से ज्यादा प्लेयर्स को चुनेंगे। तुम में से किन्हीं खास प्लेयर्स को उनका स्टूडेंट बनने का मौका मिलेगा। ये सब कहते हुए कार्तिक की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। क्या शिवा सर हम में से किसी को चुनने वाले हैं? प्लेयर्स बड़बड़ाए। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात खत्म की तो वहां मौजूद प्लेयर्स के बीच खुशी का माहौल छा गया। वहां मौजूद सभी प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड हो गए थे। उनमें से कुछ प्लेयर्स का तो ये सपना था कि वो शिवा की एक झलक ही देख ले,
लेकिन अगर उनमें से किसी को शिवा से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला तो ये उनके लिए एक बड़े सपने को पूरा होने से कम नहीं होने वाला था। विद्युत भी कार्तिक की बात सुनकर खुश नजर आने लगा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी जा सकती थी। अब विद्युत को लगने लगा था कि उसका इस एकेडमी में आने का फैसला सही था। यहां आकर वो बाकी देशों के बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट से भी मिल सकता था। यहां तक कि मार्शल आर्ट्स की फील्ड में जिन्होंने अपना नाम बनाया है वो उन्हें जान सकता था और तो और उनसे ट्रेनिंग भी ले सकता था। विद्युत को अब ऐसा लगने लगा था जैसे मानो वो अपने सपने के एक कदम और पास आ गया हो। तो ईगल एकेडमी के प्लेयर्स, तुम्हारे पास अभी एक पूरा महीना बाकी है। तुम्हें एक महीने में बहुत मेहनत करनी होगी। शिवा सर सिर्फ तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही चुनने वाले हैं। ये सब कहते हुए कार्तिक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वहां मौजूद पहले रैंक से लेकर 10वें रैंक तक के प्लेयर्स के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण देखी जा सकती थी। यहाँ अकेडमी में अब तक की ट्रेनिंग में इन प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ फाइट करने के बहुत मौके मिले थे, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी जिसमें फाइट करते वक्त किसी की जान चली गई हो। मेरा यहाँ आकर तुमसे बात करने का एक मकसद और है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आसपास के गांव में कुछ आवारा गुंडे घुस आए हैं और वो गुंडे काफी खतरनाक है। गांव के लोग इनसे बहुत डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो ऐसे देशों से भेजे गए हैं जो हमें अपना दुश्मन मानते हैं। अब हम सबका मेन मिशन यही होगा कि तुम इन गुंडों को मार भगाओ और उन गांव में रहने वाले लोगों को बचा लो, कार्तिक ने सीरियस होकर कहा। जैसे ही वहां मौजूद प्लेयर्स ने कार्तिक की बात सुनी तो वो हैरान हो गए। क्या गुंडे? क्या हमारे पड़ोसी देशों ने उन्हें यहाँ भेजा है? अचानक कार्तिक की बात सुनकर अंगद ने कार्तिक से सवाल किया। कार्तिक सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। शिवा सर अपने साथ अपनी टीम को ले जाकर भी तो उन गुंडों को मजा चखा सकते हैं। आप उन्हें पकड़कर खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? गुड क्वेश्चन अंगद, कार्तिक ने अंगद को समझाते हुए आगे कहा। अंगद, ये लोग बहुत चालाक है। ये हमेशा एक जगह पर नहीं मिलते। ये कुछ कुछ टाइम बाद अपनी जगह बदलते रहते हैं। कई बार तो ये आम लोगों में ऐसे मिल जाते हैं कि कोई इन्हें पहचान भी नहीं पाता। यही वजह है कि हम अपने अच्छे से अच्छे मार्शल आर्टिस्ट्स को भेजकर इन्हें पकड़ नहीं सकते। इसलिए इस एकेडमी ने यह फैसला किया है कि हम ये काम तुम प्लेयर्स को सौंप दें। तुम हमारे देश का फ्यूचर हो, तुम्हें ही उन लोगों को पकड़ना होगा। कार्तिक की बात सुनते ही विद्युत सारा मामला समझ गया। वो समझ गया था कि उनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स को मिलकर इस मिशन को अंजाम देना होगा। देखो, मैं तुम सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमने ये मिशन तुम लोगों के हाथ में देखकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम तुम सब पर बहुत भरोसा करते हैं। इससे तुम लोगों का असली पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। जो भी उन गुंडों को पकड़ेगा उसे इस एकेडमी द्वारा बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और जिसने इन गुंडों की गैंग के लीडर को पकड़कर मार गिराया उसे एकेडमी बहुत खास इनाम देगी। कार्तिक ने अपनी बात आगे बढ़ाई। तभी वहां मौजूद प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने कार्तिक से सवाल किया, पर सर, क्या मैं जान सकता हूं कि हमें कैसे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं? इस पर कार्तिक ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ पॉइंट दिए जाएंगे जिन्हें तुम इस एकेडमी के ट्रेजरी हॉल में इस्तेमाल कर सकते हो। इन पॉइंट्स के बदले तुम मार्शल आर्ट्स की ऐसी ऐसी टेक्निक सीख सकते हो जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को आती है। साथ ही साथ तुम इन पॉइंट्स के बदले कुछ ऐसे हथियार भी खरीद सकते हो जिनका इस्तेमाल करके तुम मार्शल आर्ट्स की फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ट्रेजरी हॉल में बहुत से मेडिसिनल हर्ब्स भी मौजूद है जिनसे तुम अपनी स्पीड, पावर, स्टेमिना और स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ा सकते हो। ट्रेजरी हॉल में कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद है जिनका इस्तेमाल करके तुम पीक लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स भी सीख सकते हो। इतने शानदार रिवॉर्ड्स देखकर सब प्लेयर्स के चेहरे खिल से गए थे। वहां मौजूद सभी प्लेयर्स इन रिवॉर्ड्स को जीतना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें इस मिशन को पूरा करना होगा। एक बार के लिए वहां मौजूद प्लेयर्स का खून खौलने लगा था। उन्हें देखकर ही लगने लगा था कि उन सब में कुछ करने का जुनून दिखाई देने लगा है। वहां मौजूद जितने भी प्लेयर थे उन्हें सिर्फ एक पीक लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स आती थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स की फील्ड में महारत हासिल करने के लिए इतना काफी नहीं था।
वहां मौजूद स्टूडेंट्स में से कुछ की ही स्पीड अच्छी थी, किसी के अटैक करने की पावर और वही किसी की ब्लॉक करने की पावर। लेकिन एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। अचानक विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। इस एकेडमी ने सच में बहुत से अच्छे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट्स को तैयार किया है, मुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी। वो इस मिशन पर जाना चाहता था। वो चाहता था कि शिवा उसे चुने, और तो और उसके पास ब्रह्म देवता की दी गई शक्तियां भी थी, जिस वजह से उसे लगने लगा था कि शिवा उसे जरूर चुनेगा। यहाँ उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है। यह मिशन अगले 5 दिनों के बाद शुरू होने वाला है। इन 5 दिनों में तुम अपनी अपनी तैयारियां कर सकते हो। कार्तिक ने इतना कहकर इस मिशन की बाकी जानकारी प्लेयर्स को दी, और कुछ ही देर में पूरी एकेडमी में चारों ओर इसी मिशन की चर्चा होने लगी। इस मिशन की जानकारी इस एकेडमी में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल गई थी। अब वहां मौजूद सभी प्लेयर्स इस मिशन की तैयारी में जुटने वाले थे। कुछ प्लेयर्स ने अपनी टीम बना ली थी, तो वहीं कुछ अभिमन्यु जैसे प्लेयर्स भी थे जो इस मिशन पर अकेले जाना चाहते थे। अभिमन्यु इस एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। जितनी स्ट्रेंथ किसी एक टीम में थी, उतनी स्ट्रेंथ उस अकेले में थी। लेकिन विद्युत अभी अभी इस एकेडमी में आया था, इसलिए वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। इसलिए उसने शिवन्या और आलोक को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। हालांकि उसकी टीम अंगद और बाकी टीम्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी विद्युत को विश्वास था कि वो इस मिशन में टॉप लेवल की टीम्स में जरूर आएगा। अब इस मिशन में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए विद्युत ने जो उसके पास काफी सालों पुरानी मेडिसिनल हर्ब्स थे, उन्हें भी अपनी डाइट में शामिल कर लिया। अभी भी विद्युत के पास एक बहुत साल पुराना मेडिसिनल हर्ब्स बाकी था, जिसे उसने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखा था। वो इसे सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाला था। वो जानता था कि इस मिशन पर जाने के बाद उसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। मिशन की तैयारी में पलक झपकते ही 5 दिन कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला। इसी बीच एक अच्छी चीज और हुई कि शिवन्या ने भी ब्राउन बेल्ट हासिल कर ली। अभी विद्युत की टीम उसके साथ मौजूद थी कि तभी शिवन्या ने विद्युत से सवाल किया, विद्युत तुम्हारे पास अभी भी ब्लू बेल्ट है ना? इस पर विद्युत ने शिवन्या से बिना कुछ छुपाए उसे सच बताते हुए कहा, नहीं, मैंने काफी टाइम पहले ही ब्राउन बेल्ट हासिल कर ली थी, बल्कि अब तो मैं कुछ टाइम में ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लूंगा। विद्युत की बात सुनने के बाद आलोक और शिवन्या को खुद पर थोड़ा प्रेशर महसूस होने लगा था। कुछ दिनों के बाद विद्युत और उसकी टीम और एकेडमी के बाकी प्लेयर्स इस मिशन के लिए निकल गए। वो लोग उस गांव में गए जहां ये गुंडे छुपे हुए थे। एक बार हम इस गांव से बाहर निकल गए तो हम ऐसे एरिया में पहुंचने वाले हैं जो कि बहुत खतरनाक है। विद्युत ने अपने हाथ में लिया हुआ मैप खोलते हुए शिवन्या और आलोक से कहा, शिवन्या, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? एक लड़के की आवाज शिवन्या के कानों में गूंजी। जैसे ही विद्युत और आलोक पीछे मुड़कर देखने लगे तो उन्होंने पाया कि अंगद अपनी टीम के साथ उनके पीछे खड़ा है। यह आवाज अंगद की थी। अंगद के साथ इस वक्त उसकी टीम के 7 लोग भी मौजूद थे। क्या विद्युत इस मिशन में कामयाब हो पाएगा? क्या विद्युत इस एकेडमी के टॉप प्लेयर्स में अपना नाम शामिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अंगद अपनी टीम के 7 प्लेयर्स के साथ वहां खड़ा हुआ था। वो शिवन्या को अपनी टीम में आने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज सुनकर विद्युत गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। विद्युत बहुत अच्छी तरह जानता था कि अंगद की टीम उसकी टीम से कई गुना स्ट्रांग है। अंगद की टीम के 4 प्लेयर्स के पास ग्रीन बेल्ट थी, तो वही बाकी बचे प्लेयर्स के पास ब्लू बेल्ट थी। अंगद इस वक्त शिवन्या की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुरा रहा था। सब प्लेयर्स को शिवन्या बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए अंगद भी उसे अपनी टीम में लेना चाहता था। लेकिन तभी शिवन्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, थैंक यू, पर मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद की अपनी टीम है। शिवन्या ने अंगद को साफ साफ इनकार कर दिया। अगर इस वक्त उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद ऐसा कभी ना करती। अंगद बहुत ही स्ट्रांग और टैलेंटेड प्लेयर था, सब उसकी टीम में आना चाहते थे। शिवन्या की बात सुनकर अंगद कुछ देर के लिए दंग रह गया। वो दिखने में भी काफी हैंडसम था। इतनी खूबियां होने के बावजूद भी कोई लड़की उसके ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकती थी? ये बात तो वहां मौजूद प्लेयर्स भी समझ नहीं पा रहे थे।
तुम तीनों की टीम क्या ही कर लेगी? तुम तीनों मिलकर उन डाकुओं का सामना नहीं कर पाओगे। अंगद विद्युत और आलोक की तरफ देखते हुए बेरुखी से बोला। तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी टीम पर ध्यान दो। आखिर में बैटल पॉइंट्स आने पर सबको पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। विद्युत ने बड़े प्यार से अंगद को समझाते हुए कहा। तभी उसकी बात सुनकर अंगद जोर जोर से हंसते हुए बोला, बैटल पॉइंट्स? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ग्रुप मेरे ग्रुप के साथ मुकाबला कर सकता है? अंगद की बात सुनकर उसकी टीम के सभी प्लेयर्स विद्युत पर हंसने लगे थे। तुम्हें यह सब गुड्डे गोड़ियों का खेल लगता है? तुम हमारी टीम के सामने टिक नहीं पाओगे। अचानक रूम नंबर 7 में रहने वाले प्लेयर सौरभ विद्युत पर हंसते हुए आगे बोला, चलो यहां से चलते हैं। मुझे यहां रहकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। अचानक विद्युत धीमी आवाज में बोला। विद्युत उन लोगों पर ध्यान देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो शिवन्या और आलोक के साथ डेंजर जोन की तरफ बढ़ने लगा। आगे बढ़ते वक्त उनका सामना दूसरी टीम से हुआ। सार्थक की टीम भी बहुत स्ट्रांग थी। उसकी टीम में करीब 10 मार्शल आर्ट प्लेयर्स थे। उन्हें देखने के बाद आलोक का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। विद्युत, क्या तुम्हें अब भी यकीन है कि हम पॉइंट्स इकट्ठा करने में कामयाब होंगे? आलोक खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया। अगर बाकी टीम्स के मुकाबले उनकी टीम को देखा जाए तो वो सिर्फ 3 ही प्लेयर्स थे। अगर उनका सामना 10 डाकुओं से हुआ तो हो सकता है कि वो उनके सामने टिक नहीं पाए। आलोक, तुम फिक्र मत करो, हमारे बैटल पॉइंट्स कम नहीं होंगे। विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। और हां, अगर तुम्हें अब भी मुझ पर कोई शक है तो तुम किसी स्ट्रांग प्लेयर की टीम को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्युत आगे बोला। विद्युत के कॉन्फिडेंस को देखकर आलोक को उस पर पूरा भरोसा था। वो किसी और की टीम में नहीं जाना चाहता था। वो तीनों इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे थे। करीब आधे घंटे बाद वो तीनों उस डेंजर जोन में पहुंच गए। वहां डाकुओं का झुंड लगा हुआ था। वहां का रास्ता काफी पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन विद्युत उस पर बड़ी आसानी से चल रहा था। वहां छोटी छोटी तंग गलियां थी जिनमें कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए शिवन्या और आलोक बार बार मैप का सहारा ले रहे थे ताकि वो लोग अपनी मंजिल से भटक ना जाए। पर विद्युत को इसकी जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही मैप को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था, और तो और वो अपनी शक्तियों की मदद से दूर दूर तक साफ साफ देख पा रहा था। तभी आलोक ने मैप की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत, ये हम कहां जा रहे हैं? यहाँ कुछ ही दूरी पर नदी के पास एक गहरी काली घाटी है। उन लोगों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती ही होगी। विद्युत ने बेझिझक कहा। उसकी बात सुनकर शिवन्या और आलोक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए कि तभी कुछ देर बाद वहां एक नदी दिखाई दी। उसके पास ही एक गहरी घाटी भी थी। विद्युत की बात सच होता देखकर आलोक दंग रह गया। वो हैरान था कि विद्युत को मैप की हर छोटी से छोटी चीज इतनी आसानी से कैसे याद थी। वहां पहुंचने के बाद विद्युत ने कहा, हम लोग यही रहकर उन पर अटैक करेंगे। आलोक, तुम वहां नदी के किनारे पेड़ के पीछे छुप जाओ, और शिवन्या, तुम वहां बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाना। विद्युत शिवन्या और आलोक को ऑर्डर देते हुए बोला। शिवन्या चुपचाप जाकर पत्थरों के पीछे छुप गई, तो वही आलोक ने भी खुद को नदी के किनारे छुपा लिया। इसके बाद विद्युत फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां लगे एक सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपना तीर कमान निकाला और अपने दुश्मनों के आने का इंतजार करने लगा। विद्युत ने अपनी शक्तियों से पहले ही कुछ डाकुओं को उस गहरी काली घाटी से नदी की तरफ आते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद अचानक घाटी से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ आदमी सीधे साधे से कपड़े पहने नदी की तरफ बढ़ रहे थे। वो करीब 3 लोग थे। उन सभी के पास खतरनाक हथियार थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी आसानी से धोखा खा सकता था कि वो डाकू नहीं बल्कि आम इंसान है। वो तीनों नदी के किनारे आकर पानी पीने लगे कि तभी विद्युत ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अटैक! विद्युत ने अपना तीर कमान उठाया और उन तीनों आदमियों में से एक पर निशाना लगाते हुए कहा, स्ट्रेट आर्क टेक्निक!
विद्युत का तीर हवा में उड़ता हुआ सीधा उस पतले दुबले से आदमी के कंधे पर जाकर लगा, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाया और फिर जमीन पर गिर गया। खतरा! हम लोगों की जान को खतरा है! अपने साथी को घायल देख उनके लीडर ने कहा। इससे पहले कि वो लोग वहां से बचकर भाग पाते, आलोक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो इस वक्त उनके सबसे करीब था, इसलिए वो भागता हुआ नदी के पास आया और बोला, क्लाउड डिफाइनिंग पाम टेक्निक। उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर डाकुओं का लीडर भी आलोक पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागा। दोनों के टकराव के दौरान लीडर को थोड़ी बहुत खरोच आई थी। तभी आलोक ने आगे कहा, 13 legs ऑफ विलो। आलोक इस वक्त अपनी पीक लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। अचानक डाकुओं के तीसरे साथी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। जैसे ही वो आदमी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक एक और तीर सीधा उस मोटे आदमी के नजदीक से गुजरा, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और वो धीमी आवाज में बोला, बाल बाल बचा, अगर मैं एक कदम और भी आगे रखता तो मेरी जान जा सकती थी। तभी पतला सा आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से कराहते हुए बोला, वहां दूर पेड़ पर कोई छुपकर हमारे ऊपर निशाना लगा रहा है। विद्युत ने उस आदमी के पैर पर अटैक किया था, जिसकी वजह से वो इधर उधर हिल नहीं पा रहा था। जाओ जल्दी जाकर ये खबर सबको दे दो कि हम पर हमला होने वाला है। उन दोनों आदमियों के लीडर ने आलोक के अटैक से खुद को बचाते हुए कहा, ठीक है। इतना कहकर वो मोटा आदमी उल्टे पांव वापस उसी डायरेक्शन में भागने लगा जहां से वो लोग आए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बचकर यहाँ से निकल जाओगे? शिवन्या मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोली, और तभी वो उन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से बाहर आकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। शिवन्या और आलोक उन दोनों आदमियों से फाइट कर रहे थे। आलोक का अपोनेंट बहुत ही ताकतवर था। उसे भी कई ताकतवर मूव्स आते थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो आलोक के अटैक से खुद को बचा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि शिवन्या के अपोनेंट की बॉडी बिल्कुल स्टील जैसी थी। शिवन्या उस पर लगातार अटैक कर रही थी और उसके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ विद्युत पेड़ की डाली पर खड़ा हाथ में तीर कमान लिए उन दोनों को फाइट करता जा रहा था कि उन्होंने कभी इस तरह के प्लेयर्स के साथ फाइट नहीं की है। भले ही वो कुछ देर तक आलोक और शिवन्या के सामने टिके रह सकते हैं, पर उन दोनों की ताकत के सामने उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कम से कम 10 अटैक्स करने के बाद शिवन्या ने ऊंची आवाज में कहा, स्पिरिचुअल विंड स्लाइस टेक्निक। शिवन्या ने अपनी हाई लेवल मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मोटा तगड़ा आदमी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। यहाँ दूसरी तरफ आलोक का अपोनेंट थोड़ा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से आलोक उसे कम से कम 20 अटैक्स में हरा पाया। अब वो तीनों उनके सामने जमीन पर घायल पड़े हुए थे। ये देखकर विद्युत पेड़ से नीचे आया और आलोक के पास आकर खड़ा हो गया। तभी आलोक बेरुखी से बोला, तुमने इन पर अटैक क्यों नहीं किया? हमें खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी। तुम वहां से खड़े होकर चुपचाप बस हमें फाइट करता हुआ देख रहे थे। विद्युत ने बस शुरुआत में उन लोगों पर अपने तीर कमान से 2 बार अटैक किया था। इसके बाद उसने उन दोनों की फाइट में कोई मदद नहीं की। आलोक विद्युत की इस बात से बहुत नाराज था कि तभी विद्युत उसे समझाते हुए बोला, तुम दोनों को अपनी फाइटिंग स्किल्स पर और काम करना होगा। तुम दोनों ने अपने अपोनेंट को हराने में कुछ ज्यादा ही वक्त लिया, जबकि इन दोनों की स्ट्रेंथ तुमसे कम थी। उसकी बात सुनकर आलोक को और गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे विद्युत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसके अपोनेंट को बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स आती थी। अगर आलोक मार्शल आर्ट प्लेयर नहीं होता तो वो आसानी से उससे हार जाता। विद्युत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अपनी फाइटिंग स्किल्स पर और काम करना होगा। शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली। इसके बाद उन तीनों ने उन डाकुओं की पैकेट्स और बैग्स से कुछ जानलेवा दवाइयां और चाकू जैसे खतरनाक हथियार ले लिए। जब विद्युत उस पतले दुबले से आदमी के पास पहुंचा तो वो आदमी घबराते हुए बोला, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शिवन्या, विद्युत और आलोक ने मिलकर उन तीनों डाकुओं को हरा दिया था। न जाने अब आगे उनका सामना कितने डाकुओं से होने वाला था।
क्या वो तीनों सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स इकट्ठा करने में कामयाब होंगे? क्या वो सभी